नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में मैंने ट्रेडिंग की दुनिया की 2 सबसे सम्मानित किताबों से टॉप 20 सबसे जरूरी लेसन्स कवर किए हैं। ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग और द न्यू ट्रेडिंग फॉर अ लिविंग दोनों ही अलेक्जेंडर एल्डर द्वारा लिखी गई हैं। इस ऑडियो बुक में मैंने सारे लेसन्स को एक सीक्वेंस में रखा है। सबसे पहले साइकोलॉजी, सिस्टम से पहले, क्योंकि अगर दिमाग अनस्टेबल है तो कोई भी सिस्टम ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। फिर सिस्टम्स, एग्जीक्यूशन से पहले, क्योंकि एक्शन से पहले डिसिप्लिन होना जरूरी है। फिर एग्जीक्यूशन, आइडेंटिटी से पहले, क्योंकि कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं बिहेवियर से बनता है। और अंत में आइडेंटिटी लॉन्ग टर्म मास्टरी से पहले, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स की पहचान इससे नहीं होती कि वे एक ट्रेड में कितना कमाते हैं, बल्कि इससे होती है कि वे कैसे एक्ट करते हैं। अगर आप इस ऑर्डर को उल्टा कर देंगे तो ट्रेडिंग कंफ्यूजिंग बन जाएगी, और अगर इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो ट्रेडिंग काम, क्लियर और प्रोफेशनल बन जाएगी। दोस्तों, ये लेसन्स मार्केट को प्रेडिक्ट करने के बारे में नहीं है, ये खुद को समझने के बारे में है, रिस्क को समझने के बारे में है, और ये समझने के बारे में है कि रियल ट्रेडर्स लंबे समय तक कैसे सर्वाइव करते हैं। इसलिए मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं कि आप इस पूरी सीरीज को शुरू से अंत तक देखें या सुनें बिना कोई लेसन स्किप किए। हर लेसन आपकी थिंकिंग को अगले लेसन के लिए तैयार करता है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग। दोस्तों, चार्ट से पहले, इंडिकेटर से पहले, स्ट्रेटेजी या सिस्टम से पहले अलेक्जेंडर एल्डर हमें रुकने के लिए कहते हैं और अपने अंदर झांकने के लिए कहते हैं। वो एक ऐसी सच्चाई से शुरुआत करते हैं जिसे ज्यादातर ट्रेडर मानना नहीं चाहते, लेकिन हर सफल ट्रेडर को एक दिन स्वीकार करना ही पड़ता है। ज्यादातर लोग इसलिए पैसा नहीं कमाते क्योंकि मार्केट मुश्किल है, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे खुद को संभाल नहीं पाते। ट्रेडिंग उन गिने चुने प्रोफेशन में से एक है जहां दबाव कभी खत्म नहीं होता। हर प्राइस मूवमेंट अपने साथ इमोशन लेकर आता है। जब ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो डर आता है, जब नुकसान बंद नहीं हो रहा होता तो उम्मीद आती है, जीत के बाद एक्साइटमेंट बढ़ता है, गलती के बाद पछतावा आता है। ये इमोशंस कभी कभार नहीं आते, ये लगातार आते रहते हैं। अगर इन्हें कंट्रोल नहीं किया गया तो ये चुपचाप फैसले लेने की जगह पर कब्जा कर लेते हैं, चाहे ट्रेडर कितना ही इंटेलिजेंट या प्रिपेयर्ड क्यों ना हो। इसी वजह से एल्डर ये साफ फर्क बताते हैं कि क्या करना जानना और उसे कर पाना दोनों अलग चीजें हैं। बहुत से ट्रेडर टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, बहुत से लोग स्टॉप लगाना और पोजीशन साइज निकालना जानते हैं, लेकिन जैसे ही इमोशंस ऊपर आते हैं वो सारा नॉलेज गायब हो जाता है, फैसले रिएक्टिव हो जाते हैं, नियम टूटने लगते हैं, डिसिप्लिन कमजोर पड़ता है और फिर नुकसान होता है। मार्केट खुद कोई लॉजिकल मशीन नहीं है, ये इंसानी बिहेवियर का रिफ्लेक्शन है। प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं क्योंकि भीड़ डर और लालच को लहरों में महसूस करती है। जब डर फैलता है तो सेलिंग तेज हो जाती है, जब लालच हावी होता है तो प्राइसेस हद से ज्यादा ऊपर चले जाते हैं। यही इमोशनल वेव्स, ट्रेंड्स, रिवर्सल्स और वॉलेटिलिटी बनाती हैं। लेकिन एल्डर एक बात बहुत साफ कहते हैं, अगर आप अपनी इमोशंस को मैनेज नहीं कर सकते तो आप क्राउड को ऑब्जर्व करने के बजाय उसी में बह जाएंगे। ज्यादातर ट्रेडर अपना समय बेहतर इंडिकेटर्स, बेहतर सेटअप्स या किसी सीक्रेट टेक्निक की तलाश में लगाते हैं। एल्डर बताते हैं कि अक्सर ये तलाश एक तरह का एस्केप बन जाती है। टूल्स बदलना आसान है, अपनी इमोशनल कमजोरी का सामना करना मुश्किल। नतीजा ये होता है कि ट्रेडर एक इमोशनल रोलर कोस्टर पर फंसे रहते हैं। जीत के बाद जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट, नुकसान के बाद रेकलेस, शांत समय में इंपेशेंट और बिल्कुल गलत समय पर डर से भरे हुए। ये इमोशनल इंस्टेबिलिटी सीधे खराब रिस्क मैनेजमेंट की तरफ ले जाती है। ट्रेडर छोटे लॉसेस लेने में हिचकते हैं, लेकिन छोटे प्रॉफिट्स जल्दी बुक कर लेते हैं। जीत के बाद साइज बढ़ा देते हैं और नुकसान के बाद फ्रीज हो जाते हैं। समय के साथ ये आदतें किसी भी खराब स्ट्रैटेजी से ज्यादा अकाउंट को नुकसान पहुंचाती हैं। एल्डर एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, अगर आपका दिमाग रियलिटी के साथ अलाइन नहीं है तो आप अच्छा ट्रेड नहीं कर सकते। एक साइकाइट्रिस्ट होने की वजह से उनका बैकग्राउंड इस लेसन को और गहरा बनाता है। अच्छी साइकाइट्री और अच्छी ट्रेडिंग की बुनियाद एक जैसी है, दुनिया को वैसा देखना जैसी वो है, न कि जैसा आप देखना चाहते हैं। ट्रेडिंग में फैंटेसीज खतरनाक है, उम्मीद खतरनाक है, पछतावा खतरनाक है। मार्केट इमोशंस पर रिएक्ट नहीं करता, वो सिर्फ ऑर्डर्स पर रिएक्ट करता है। एक ट्रेडर को अनसर्टेनिटी को बिना इमोशनल रेजिस्टेंस के स्वीकार करना सीखना पड़ता है। एल्डर की सबसे पावरफुल कंपैरिजंस में से एक है ट्रेडर और गैम्बलर की तुलना। वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस से एग्जांपल लेते हैं सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर समझाने के लिए। जैसे एडिक्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, वैसे ही बहुत से ट्रेडर मार्केट, ब्रोकर, न्यूज या बैड लक को दोष देते हैं। वही गलतियां दोहराते हैं और अलग नतीजे की उम्मीद करते हैं। जब तक एक ट्रेडर अपने हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी नहीं लेता, कोई भी सिस्टम उसे नहीं बचा सकता। एल्डर कहते हैं, ट्रेडिंग को एक सीरियस इंटेलेक्चुअल परस्यूट की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये एंटरटेनमेंट नहीं है, ये एक्साइटमेंट नहीं है। इमोशनल ट्रेडिंग जानलेवा है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले डिफेंस पर ध्यान देता है। प्रॉफिट से पहले कैपिटल को बचाना जरूरी है। एल्डर इसकी तुलना डीप सी डाइवर से करते हैं, जो अपने ऑक्सीजन सप्लाई पर नजर रखता है। माहौल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, सर्वाइवल हमेशा पहले आता है।
वो कॉन्फिडेंस को लेकर एक आम गलतफहमी भी दूर करते हैं। कॉन्फिडेंस जीत से नहीं आता, जीत अक्सर एरोगेंस पैदा कर देती है। असली कॉन्फिडेंस डिसिप्लिन से आता है, ये जानने से कि आपने अपने रूल्स फॉलो किए, रिस्क को कंट्रोल किया और आउटकम को शांति से स्वीकार किया, चाहे ट्रेड प्रॉफिट में बंद हुआ हो या लॉस में। ट्रेडिंग में ईगो की कोई जगह नहीं है। सही साबित होने की जरूरत, अपनी इंटेलिजेंस दिखाने की चाह, इंपेशेंस और ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब क्लियर थिंकिंग में रुकावट बनते हैं। मार्केट सिर्फ इंटेलिजेंस को रिवॉर्ड नहीं करता, वो रियलिज्म, कंसिस्टेंसी और इमोशनल कंट्रोल को रिवॉर्ड करता है। ये लेसन आने वाले हर कॉन्सेप्ट की नींव रखता है। अगर इमोशंस अनमैनेज्ड हैं तो रिस्क कंट्रोल फेल होगा। अगर रिस्क कंट्रोल फेल हुआ तो कोई भी स्ट्रैटेजी टिक नहीं सकती। लेकिन जब एक ट्रेडर इमोशंस को फॉलो करने के बजाय उन्हें ऑब्जर्व करना सीख लेता है तो मार्केट के साथ उसका पूरा रिश्ता बदल जाता है। ट्रेडिंग सक्सेस चार्ट से शुरू नहीं होती, ये दिमाग से शुरू होती है। अध्याय 2, ट्रेडिंग द लास्ट फ्रंटियर। दोस्तों, ट्रेडिंग लोगों को अपनी तरफ खींचती है और इसकी एक वजह है। ये आज़ादी का वादा करती है। फिक्स्ड स्केड्यूल से आज़ादी, बॉस से आज़ादी, दुनिया में कहीं से भी काम करने की आज़ादी। अलेक्जेंडर एल्डर ट्रेडिंग को आखिरी सच्चे फ्रंटियर की तरह बताते हैं जहां आज भी इंडिपेंडेंस मुमकिन है। लेकिन वो हमें पहले ही चेतावनी देते हैं कि ये आज़ादी एक कीमत के साथ आती है जिसे ज्यादातर लोग कम आंकते हैं। ट्रेडिंग में कोई तय स्ट्रक्चर नहीं होता। कोई ये नहीं बताता कि कब उठना है, कब रुकना है या कब आप गलत हैं। न कोई गारंटीड सैलरी होती है, न प्रमोशन, न सेफ्टी नेट। हर फैसला आपका होता है और हर नतीजे की जिम्मेदारी भी आपकी ही होती है। एल्डर साफ कहते हैं कि इतनी आज़ादी कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जिसे उठाने के लिए ज्यादातर लोग तैयार नहीं होते। अधिकतर बिगिनर्स ट्रेडिंग में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं। वे प्राइस स्क्रीन देखते हैं और सोचते हैं कि पैसा बस उठाने के लिए पड़ा है। उन्हें लगता है कि इंटेलिजेंस, तेज सोच या कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी काफी होगी। एल्डर समझाते हैं कि ये माइंडसेट खतरनाक है। मार्केट चाहत को रिवॉर्ड नहीं करता, वो इंपेशेंस और इल्यूजन को सजा देता है। ट्रेडिंग मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि डिसिप्लिन बहुत रेयर है। मार्केट हर समय ट्रेडर को नियम तोड़ने के लिए ललचाता है। कभी कभी रेकलेस बिहेवियर को रिवॉर्ड देता है, बस इतना कि लोग फंस जाएं, और फिर जैसे ही कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस बनता है, प्रॉफिट्स वापस ले लेता है। यही साइकिल चुपचाप और बार बार अकाउंट्स को खत्म करता है। एल्डर अपनी शुरुआती जर्नी शेयर करते हैं ताकि दिखा सकें कि ट्रेडिंग अक्सर क्यूरियोसिटी और ऑप्टिमिज्म से शुरू होती है, लेकिन जल्दी ही कैरेक्टर की परीक्षा बन जाती है। कई ट्रेडर शुरुआती लॉसेस झेलते हैं जो पर्सनल लगने लगते हैं। ये लॉसेस इमोशनल रिएक्शंस को जन्म देते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग, डिनायल या डेस्परेशन। स्ट्रक्चर के बिना ट्रेडर इंप्रूव करने के बजाय भटकने लगते हैं। ट्रेडिशनल करियर्स के मुकाबले ट्रेडिंग गलती माफ नहीं करती। एक डॉक्टर गलती कर सकता है और फिर भी प्रैक्टिस जारी रख सकता है। एक एम्प्लॉय खराब परफॉर्म करे तब भी पेचेक आ सकता है। लेकिन एक ट्रेडर अगर बार बार गलतियां करता है तो एक दिन कैपिटल खत्म हो जाता है। मार्केट इंटेंशंस, मेहनत या एक्सक्यूजेस की परवाह नहीं करता। वो सिर्फ ऑर्डर्स और लिए गए रिस्क पर रिएक्ट करता है। इसीलिए एल्डर जोर देते हैं कि ट्रेडिंग को प्रोफेशन की तरह ट्रीट करना चाहिए, हॉबी की तरह नहीं। प्रोफेशनल्स तैयारी करते हैं, प्लान बनाते हैं, एक्शन से पहले रिस्क को मापते हैं। एमेचर्स एक्साइटमेंट के पीछे भागते हैं और प्रोसेस की जगह आउटकम पर ध्यान देते हैं। प्रोफेशनल्स एग्जीक्यूशन और सर्वाइवल पर फोकस करते हैं, एमेचर्स प्रॉफिट और ईगो पर। ट्रेडिंग में फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि जो मन आए वो किया जाए। इसका मतलब है बिना किसी सुपरविजन के डिसिप्लिन अपनाना। एल्डर बताते हैं कि सफल ट्रेडर खुद पर स्ट्रक्चर थोपते हैं। वे रूल्स, रूटीन्स और लिमिट्स बनाते हैं। वे तय करते हैं कि कब ट्रेड करना है, कब रुकना है और कितना नुकसान स्वीकार्य है। इन सेल्फ इम्पोज्ड बाउंड्रीज के बिना फ्रीडम केओस में बदल जाती है। एक और इल्यूजन जिसे एल्डर तोड़ते हैं वो है कि ट्रेडिंग मतलब लगातार एक्शन। बहुत से लोग मानते हैं कि सफल ट्रेडर हमेशा एक्टिव रहते हैं। हकीकत में पेशेंस सबसे कीमती स्किल में से एक है। प्रोफेशनल्स उन्हीं अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करते हैं जो उनके रूल्स के साथ अलाइन करती हैं। वे इन एक्टिविटी को भी जॉब का हिस्सा मानते हैं। एमेचर्स बेचैन हो जाते हैं और बोर्डम दूर करने के लिए ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग इमोशनल इंडिपेंडेंस भी मांगती है। यहाँ कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं होता, न कोई मैनेजर जो आपके फैसले को अप्रूव करे, न अच्छे ट्रेड पर तालियां। एल्डर बताते हैं कि ट्रेडर को खुद को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करना सीखना पड़ता है। इसके लिए ऑनेस्टी और सेल्फ अवेयरनेस जरूरी है। इनके बिना ट्रेडर या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है या डर से जकड़ जाता है। एल्डर ट्रेडिंग की लोनलीनेस पर भी बात करते हैं। ज्यादातर ट्रेडर अकेले काम करते हैं, न कोई टीम जो प्रेशर बांटे, न कोई जो जिम्मेदारी शेयर करे। ये आइसोलेशन इमोशनल गलतियों को और बढ़ा सकती है अगर इसे संभाला न जाए। इसी वजह से सेल्फ कंट्रोल और रिकॉर्ड कीपिंग बहुत जरूरी टूल्स बन जाते हैं। ये एक्सटर्नल सुपरविजन की जगह इंटरनल अकाउंटेबिलिटी लाते हैं। ट्रेडिंग की आज़ादी का वादा बहुत लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन बहुत कम लोग सफल होते हैं। एल्डर इस सच्चाई को रोमांटिसाइज नहीं करते। वे बताते हैं कि मार्केट अपनी नेचर में सिलेक्टिव है। वो उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो अडैप्ट करते हैं, सीखते हैं
और जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। जो बदलने से इनकार करते हैं या बाहर के फैक्टर्स को दोष देते हैं उन्हें बाहर कर देता है। ट्रेडिंग एक प्रोफेशन के तौर पर ह्यूमिलिटी मांगती है। मार्केट हर इंडिविजुअल से बड़ा, तेज और ताकतवर है। इस सच्चाई का सम्मान करना कमजोरी नहीं है, ये सर्वाइवल है। एल्डर बार बार याद दिलाते हैं कि इंडिपेंडेंस का मतलब डोमिनेंस नहीं होता, इसका मतलब रियलिटी के साथ कोऑपरेशन होता है। यहाँ एल्डर एक रियलिस्टिक फ्रेमवर्क खड़ा करते हैं। ट्रेडिंग एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफस्टाइल दे सकती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं को जो इसे गंभीरता और सम्मान के साथ लेते हैं। डिसिप्लिन के बिना फ्रीडम नुकसान की तरफ ले जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना इंडिपेंडेंस फेलियर बन जाती है। ट्रेडिंग एक फ्रंटियर है क्योंकि यहाँ कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो लोग अनसर्टेनिटी को स्वीकार करने, अपने बिहेवियर को स्ट्रक्चर करने और हर नतीजे की पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, उनके लिए ये आज भी उन गिने चुने रास्तों में से एक है जहां मेहनत, डिसिप्लिन और सेल्फ मास्टरी सच में इंडिपेंडेंस में बदल सकती है। यही असली मौका है जिसकी तरफ एल्डर इशारा करते हैं। आसान पैसा नहीं, बल्कि कमाई हुई आजादी। अध्याय 3, रिस्क कंट्रोल। दोस्तों, अगर एक ही आइडिया है जो मार्केट में टिकने वाले ट्रेडर और गायब हो जाने वाले ट्रेडर के बीच फर्क करता है, तो वो है रिस्क कंट्रोल। अलेक्जेंडर एल्डर इस बारे में बिल्कुल सीधे हैं। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स ऑप्शनल हो सकते हैं, लेकिन सर्वाइवल कभी ऑप्शनल नहीं होता। जो ट्रेडर रिस्क को कंट्रोल नहीं करता वो देर सवेर मार्केट से बाहर हो जाता है, चाहे वो कितना ही इंटेलिजेंट या स्किल्ड क्यों ना हो। मार्केट अपनी नेचर में अनसर्टन है, लॉसेस अनअवॉइडेबल हैं। सबसे अच्छे ट्रेडर भी लूजिंग स्ट्रीक से गुजरते हैं। एल्डर समझाते हैं कि असली खतरा लॉस लेना नहीं है, असली खतरा है बहुत बड़ा लॉस लेना। एक ओवरसाइज ट्रेड या इमोशंस में लिए गए कुछ फैसले महीनों या सालों की डिसिप्लिन मेहनत को एक झटके में मिटा सकते हैं। इसीलिए एल्डर जोर देते हैं कि रिस्क को किसी भी ट्रेड में एंट्री से पहले डिफाइन करना जरूरी है, बाद में नहीं, ट्रेड के बीच में नहीं, पहले। एक ट्रेडर को साफ पता होना चाहिए कि अगर ट्रेड फेल हुआ तो वो कितना लॉस स्वीकार करने को तैयार है। इससे कम कुछ भी गैम्बलिंग है। एल्डर का एक सबसे महत्वपूर्ण आइडिया है हर इंडिविजुअल ट्रेड पर रिस्क को लिमिट करना। जब एक ट्रेडर टोटल कैपिटल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा रिस्क में डालता है तो वो खुद को इमोशनल डिसीजन मेकिंग से बचाता है। जब लॉसेस छोटे रहते हैं तो डर मैनेजेबल रहता है, और जब डर कंट्रोल में रहता है तो डिसिप्लिन भी बना रहता है। एल्डर स्ट्रिक्ट रिस्क लिमिट्स की बात करते हैं। वो साफ कहते हैं कि कोई भी सिंगल ट्रेड इतना पावरफुल नहीं होना चाहिए कि पूरा अकाउंट खराब कर दे। मार्केट हमेशा एक और मौका देगा, लेकिन कैपिटल एक बार चला गया तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन रिस्क कंट्रोल सिर्फ इंडिविजुअल ट्रेड्स तक सीमित नहीं है। एल्डर क्यूमुलेटिव लॉसेस के बारे में भी चेतावनी देते हैं। छोटे छोटे लॉसेस अगर इग्नोर किए जाएं तो धीरे धीरे एक डेंजरस सिचुएशन बन सकती है। जब ट्रेडर इसे नजरअंदाज करते हैं तो वे अक्सर साइज बढ़ा देते हैं या जल्दी रिकवर करने के लिए इंपल्सिव ट्रेड्स लेने लगते हैं। ये बिहेवियर लगभग हमेशा और गहरे लॉसेस की तरफ ले जाता है। इसे रोकने के लिए एल्डर प्रीडिफाइंड लिमिट्स पर जोर देते हैं जो ट्रेडर को रुकने पर मजबूर कर दें। पीछे हटना कमजोरी नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म का संकेत है। जब लॉसेस एक तय लेवल तक पहुंच जाते हैं तो ट्रेडर का इमोशनल बैलेंस बिगड़ जाता है। उस हालत में ट्रेड जारी रखना नुकसान को और बढ़ाता है। इस पूरे प्रोसेस में पोजीशन साइजिंग की सेंट्रल रोल होती है। एल्डर बताते हैं कि रिस्क इस बात से तय नहीं होता कि आप कितने शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं। रिस्क तय होता है इस बात से कि आप कितना पैसा खोने को तैयार हैं। सही पोजीशन साइजिंग स्टॉप तक की दूरी के हिसाब से ट्रेड साइज एडजस्ट करती है ताकि हर ट्रेड में रिस्क लगभग एक जैसा रहे। इससे कंसिस्टेंसी आती है और इमोशनल एक्सट्रीम से बचाव होता है। एल्डर एक और क्रिटिकल आइडिया बताते हैं, रिस्क, रिवॉर्ड और प्रोबेबिलिटी के बीच का बैलेंस। कोई भी ट्रेड अकेला नहीं होता। हर फैसला पूरे अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में सही होना चाहिए। जिन ट्रेड्स में रिस्क टू रिवॉर्ड खराब होता है वे चुपचाप नुकसान पहुंचाते हैं, भले ही कभी कभी विन कर जाएं। समय के साथ वे कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों को कमजोर करते हैं। एल्डर एक कॉमन साइकोलॉजिकल ट्रैप की भी बात करते हैं। ट्रेडर अक्सर तब खुद को सेफ महसूस करते हैं जब प्राइसेस धीरे चल रही होती हैं और वोलेटिलिटी बढ़ने पर ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। हकीकत यह है कि वोलेटिलिटी रिस्क बढ़ाती है। अगर पोजीशन साइज एडजस्ट नहीं किया गया तो ट्रेडर अनजाने में सबसे डेंजरस समय पर खुद को बड़े लॉसेस के सामने खोल देते हैं। रिस्क कंट्रोल, एल्डर कहते हैं, लॉसेस से बचने का नाम नहीं है, ये उनके साइज को कंट्रोल करने का नाम है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर लॉसेस को शांति से स्वीकार करता है क्योंकि वे एक्सपेक्टेड होते हैं, प्लान्ड होते हैं और लिमिटेड होते हैं। एमेचर्स इमोशनल रिएक्ट करते हैं क्योंकि लॉसेस उन्हें अचानक और खतरनाक लगते हैं। एल्डर का एक बहुत पावरफुल मैसेज है कि मनी मैनेजमेंट एनालिसिस से भी ज्यादा जरूरी है। एवरेज एनालिसिस और एक्सीलेंट रिस्क कंट्रोल वाला ट्रेडर सर्वाइव कर सकता है और ग्रो कर सकता है। ब्रिलियंट एनालिसिस और पुअर रिस्क कंट्रोल वाला ट्रेडर आखिरकार फेल हो जाता है। इस मामले में मार्केट बिल्कुल बेरहम है। एल्डर कंट्रोल की इल्यूजन भी तोड़ते हैं। आप आउटकम्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप सिर्फ अपने एक्सपोजर को कंट्रोल कर सकते हैं। ट्रेड लगने के बाद मार्केट वही करेगा जो उसे करना है। रिस्क कंट्रोल रियलिटी को बिना डर के स्वीकार करने का तरीका है। ये लेसन धीरे धीरे ट्रेडिंग को देखने का नजरिया बदल देता है। मैं कितना कमा सकता हूं की जगह ट्रेडर पूछना सीखता है,
मैं कितना खो सकता हूं। ये बदलाव कैपिटल के साथ साथ मेंटल स्टेबिलिटी को भी बचाता है। इससे ट्रेडर लंबे समय तक ऑब्जेक्टिव, पेशेंट और डिसिप्लिन रह पाता है। सर्वाइवल ट्रेडर को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से कहीं ज्यादा कीमती चीज देता है। समय, सीखने का समय, सुधारने का समय, प्रोबेबिलिटीज को अपने पक्ष में काम करने देने का समय। सर्वाइवल के बिना कुछ भी मायने नहीं रखता। एल्डर का मैसेज यहां सख्त है लेकिन प्रैक्टिकल है। रिस्क कंट्रोल एक्साइटिंग नहीं है, इससे ड्रामेटिक कहानियां नहीं बनती, लेकिन यही वो नींव है जिस पर हर सफल ट्रेडिंग करियर खड़ा होता है। प्रॉफिट्स बाद में आते हैं, सर्वाइवल सबसे पहले आता है। अध्याय 4, द ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम। दोस्तों, ट्रेडर जिस एक बड़ी समस्या से सबसे ज्यादा जूझते हैं वो है कंफ्यूजन। चार्ट खोलते ही हर तरफ मिक्स्ड सिग्नल्स दिखते हैं। एक इंडिकेटर बाय बोलता है, दूसरा सेल बोलता है। शॉर्ट टर्म चार्ट बुलिश दिखता है जबकि लॉन्ग टर्म चार्ट बेरिश होता है। ऐसे में ट्रेडर या तो फ्रीज हो जाता है, हिचकिचाता है या फिर इंपल्सिव एक्शन ले लेता है। अलेक्जेंडर एल्डर ने ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम इसी समस्या को हल करने के लिए बनाया। मार्केट कभी भी एक सीधी साफ दिशा में नहीं चलता। एक ही समय पर वही मार्केट एक टाइम फ्रेम पर ऊपर जा रहा होता है और दूसरे टाइम फ्रेम पर नीचे। एल्डर समझाते हैं कि बिना किसी क्लियर फ्रेमवर्क के ट्रेडर उसी सिग्नल पर रिएक्ट करता है जो उसके बायस को सपोर्ट करता है। यहीं से डिसिप्लिन धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। ट्रिपल स्क्रीन सिस्टम स्ट्रक्चर लाता है। ये ट्रेडर को मजबूर करता है कि वो मार्केट को मल्टीपल टाइम फ्रेम से देखे और एक तय सीक्वेंस में देखे। इसमें सारे इंडिकेटर्स को एक साथ वोट देने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि हर टाइम फ्रेम की एक अलग रोल होती है। यही सेपरेशन कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करती है। पहला स्क्रीन बड़े ट्रेंड की डायरेक्शन तय करता है। एल्डर जोर देकर कहते हैं कि डोमिनेंट ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करना लॉसेस की सबसे आम वजहों में से एक है। बड़ा ट्रेंड मार्केट की सबसे ताकतवर फोर्सेस को दिखाता है। उसके खिलाफ जाना इमोशनली टेम्पटिंग लग सकता है, लेकिन स्टैटिस्टिकली बहुत खतरनाक होता है। डोमिनेंट ट्रेंड के साथ अलाइन होते ही बहुत से लो क्वालिटी ट्रेड्स अपने आप फिल्टर हो जाते हैं। जब बड़ा ट्रेंड क्लियर हो जाता है तब दूसरा स्क्रीन काउंटर ट्रेंड मूवमेंट्स को देखता है। मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलता, वो तेजी से चलता है, रुकता है, फिर पुल बैक करता है। यही टेम्पररी करेक्शंस अपॉर्चुनिटीज बनाते हैं। प्राइस को चेस करने के बजाय ट्रेडर इन कमजोर या मजबूत पलों का इंतजार करता है बड़े ट्रेंड के अंदर। ये अप्रोच ट्रेडर के बिहेवियर को बदल देती है। एक्साइटमेंट की जगह पेशेंस आ जाती है। हर प्राइस मूवमेंट पर रिएक्ट करने के बजाय ट्रेडर कंडीशंस के अलाइन होने का इंतजार करता है। ये वेटिंग पीरियड ओवर ट्रेडिंग को कम करता है और इमोशनल थकान से बचाता है। तीसरा स्क्रीन प्रिसाइज एंट्री पर फोकस करता है। एल्डर बताते हैं कि अच्छे ट्रेड्स भी खराब टाइमिंग की वजह से बिगड़ जाते हैं। बहुत जल्दी एंट्री लेने से रिस्क बढ़ जाता है, बहुत देर से एंट्री लेने से रिवॉर्ड घट जाता है। आखिरी स्क्रीन एक्शन के लिए साफ ट्रिगर देता है ताकि ट्रेड इंपल्स से नहीं, इंटेंशन से लिया जाए। ट्रिपल स्क्रीन सिस्टम की ताकत किसी एक इंडिकेटर में नहीं है, इसकी ताकत इसके स्ट्रक्चर की लॉजिक में है। हर स्क्रीन एक अलग सवाल का जवाब देता है। पहला पूछता है मुझे किस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहिए, दूसरा पूछता है मुझे तैयारी कब करनी चाहिए, तीसरा पूछता है मुझे एक्शन कब लेना चाहिए। ये सीक्वेंस डिसिप्लिन को मजबूर करता है। कोई भी स्टेप स्किप नहीं किया जा सकता। अगर बड़ा ट्रेंड ट्रेड को सपोर्ट नहीं करता तो बाकी कुछ मायने नहीं रखता। अगर करेक्शन नहीं है तो पेशेंस जरूरी है। इससे इमोशनल डिसीजन मेकिंग हटती है और उसकी जगह एक रिपीटेबल प्रोसेस आता है। एल्डर एक कॉमन मिस्टेक पर भी बात करते हैं। बहुत से ट्रेडर ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स और ऑसिलेटर्स को एक ही चार्ट और टाइम फ्रेम पर मिला देते हैं। इससे कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है। ट्रेंड फॉलोइंग टूल्स तब अच्छे काम करते हैं जब मार्केट चल रहा हो। ऑसिलेटर्स तब बेहतर होते हैं जब मार्केट रुक रहा हो। ट्रिपल स्क्रीन सिस्टम इन दोनों की रोल्स को अलग कर देता है ताकि हर टूल उसी माहौल में काम करे जहां वो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है। इस सिस्टम का एक और अहम पहलू है रिस्क अवेयरनेस। बड़े ट्रेंड के अंदर करेक्शंस पर एंट्री लेने से अक्सर स्टॉप एंट्री के काफी पास लगाया जा सकता है। इससे रिस्क टू रिवॉर्ड बेहतर होता है और लॉसेस मैनेजेबल रहते हैं। अच्छा, रिस्क कंट्रोल अपने आप अच्छे स्ट्रक्चर का नतीजा बन जाता है। ट्रिपल स्क्रीन सिस्टम साइकोलॉजिकल प्रेशर भी कम करता है। जब ट्रेडर को साफ पता होता है कि वो किस चीज का इंतजार कर रहा है तो जल्दी एक्शन लेने का टेम्पटेशन कम हो जाता है। फैसले शांत लगते हैं, लॉसेस पर्सनल नहीं लगते, विन्स भी ज्यादा इमोशनल नहीं बनते। समय के साथ यही स्टेबिलिटी कंसिस्टेंसी को बेहतर बनाती है। एल्डर इस सिस्टम को कभी भी कोई मैकेनिकल शॉर्टकट नहीं बताते। यह कोई गारंटी नहीं है, यह एक मेथड है। इसमें जजमेंट, पेशेंस और प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन यह प्रेडिक्शन से कहीं ज्यादा कीमती चीज देता है, क्लैरिटी। जो ट्रेड्स अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर अलाइन नहीं होते उन्हें फिल्टर करके ये सिस्टम ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर एक्टिविटी से बचाता है। यह सिलेक्टिविटी सिखाता है। कम ट्रेड्स लेकिन ज्यादा डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस के साथ लिए गए ट्रेड्स अक्सर लॉन्ग टर्म में बेहतर नतीजे देते हैं। असल में ट्रिपल स्क्रीन ट्रेडिंग सिस्टम कम्प्लेक्सिटी का सम्मान करना सिखाता है। मार्केट सिंपल नहीं है और सिंगल टाइम फ्रेम से सोचना अधूरा है। पहले पीछे हटकर देखना, फिर फोकस को नैरो करना, यही ट्रेडर को नॉइज की जगह पर्सपेक्टिव देता है। एल्डर का गहरा मैसेज बहुत सटल है। सफल ट्रेडिंग ज्यादा सिग्नल्स ढूंढने के बारे में नहीं है,
ये खराब सिग्नल्स को हटाने के बारे में है। डिसिप्लिन एक्शन से नहीं, रिस्ट्रेंट से बनता है। जब इंपल्स की जगह स्ट्रक्चर आ जाता है और अर्जेंसी की जगह पेशेंस, तब ट्रेडिंग शांत, साफ और प्रोफेशनल बन जाती है। यही ट्रिपल स्क्रीन सिस्टम की असली ताकत है। इंडिकेटर्स नहीं, बल्कि वो डिसिप्लिन जो ये मजबूर करता है। अध्याय 5, रिकॉर्ड कीपिंग, द की टू सर्वाइवल। दोस्तों, ज्यादातर ट्रेडर मानते हैं कि सफलता बेहतर एनालिसिस, बेहतर टाइमिंग या बेहतर स्ट्रैटेजी से आती है। अलेक्जेंडर एल्डर इस सोच को चुपचाप चुनौती देते हैं और रिकॉर्ड कीपिंग को लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के बिल्कुल केंद्र में रखते हैं। कोई ऑप्शनल आदत नहीं, बल्कि कोर डिसिप्लिन। रिकॉर्ड्स के बिना ट्रेडिंग अंदाजा बनी रहती है। रिकॉर्ड्स के साथ ये एक लर्निंग प्रोसेस बन जाती है। ट्रेडिंग उन गिने चुने प्रोफेशंस में से एक है जहां तुरंत फीडबैक मिलता है, लेकिन लोग उसे सही तरह से पढ़ते नहीं हैं। जीत अच्छा महसूस कराती है, इसलिए उसे जल्दी भुला दिया जाता है। नुकसान दर्द देता है, इसलिए उसे टाल दिया जाता है या कोई बहाना बना लिया जाता है। समय के साथ ट्रेडर अपने ही बिहेवियर में पैटर्न्स देखना बंद कर देते हैं। एल्डर बताते हैं कि ये अंधापन एक्सीडेंट नहीं है, ये इमोशनल सेल्फ प्रोटेक्शन है। एक ट्रेडिंग जर्नल इस प्रोटेक्शन को हटा देता है। ये ईमानदारी को मजबूर करता है। मार्केट बहुत सख्त टीचर है, वो वही लेसन बार बार दोहराता है जब तक उसे सीखा ना जाए। जो ट्रेडर रिकॉर्ड्स नहीं रखते, वे वही गलतियां बार बार करते रहते हैं, ये मानते हुए कि हर लॉस अलग है, जबकि हकीकत में अंदर ही अंदर पैटर्न्स बन रहे होते हैं। इम्पेशेंस के, डर के, ओवर कॉन्फिडेंस के या रूल्स तोड़ने के। लिखित सबूत के बिना ये पैटर्न्स दिखाई नहीं देते। एल्डर जोर देते हैं कि मेमोरी भरोसेमंद नहीं होती, खासकर इमोशनल प्रेशर में। ट्रेडर वही याद रखते हैं जो वे याद रखना चाहते हैं। जर्नल सिलेक्टिव मेमोरी की जगह फैक्ट्स रख देता है। इसमें लिखा होता है क्या प्लान था, क्या किया गया और असल में क्या हुआ। यहीं से असली सीख शुरू होती है। रिकॉर्ड कीपिंग जिम्मेदारी को बाहर से अंदर की तरफ ले आती है। जब ट्रेड साफ साफ लिखे होते हैं तो एक्सक्यूजेस खत्म हो जाते हैं। नुकसान को अब न्यूज ब्रोकर या बैड लक पर नहीं डाला जा सकता। ट्रेडर को आउटकम्स नहीं, डिसीजंस का सामना करना पड़ता है। ये प्रोसेस अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है। एल्डर समझाते हैं कि अच्छे रिकॉर्ड्स एक्सपीरियंस को स्किल में बदल देते हैं। सिर्फ एक्सपीरियंस काफी नहीं है। बहुत से ट्रेडर्स सालों मार्केट में रहते हैं, लेकिन इंप्रूव नहीं करते। वे बिहेवियर दोहराते हैं, लेसन नहीं। स्किल तभी बनती है जब एक्सपीरियंस को रिव्यू किया जाए, एनालाइज किया जाए और सही किया जाए। एक ट्रेडिंग जर्नल एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रोफेशन में स्ट्रक्चर भी लाता है। ट्रेडिंग में न कोई मैनेजर होता है, न परफॉर्मेंस रिव्यू, न फीडबैक सिस्टम। जर्नल इस खाली जगह को भर देता है। ये ट्रेडर का सुपरवाइजर बनता है, टीचर बनता है और मिरर बनता है। समय के साथ ये स्ट्रेंथ्स दिखाता है जिन्हें बढ़ाया जा सकता है और वीकनेसेस दिखाता है जिन्हें कंट्रोल करना जरूरी है। रिकॉर्ड कीपिंग का एक और बड़ा फायदा है इमोशनल रेगुलेशन। ट्रेड्स के आसपास के थॉट्स और फीलिंग्स लिखने से इमोशन और एक्शन अलग होने लगते हैं। डर की ताकत कम हो जाती है जब उसे ऑब्जर्व किया जाता है, न कि फॉलो। कॉन्फिडेंस ग्राउंडेड हो जाता है जब वो आउटकम्स की जगह डिसिप्लिन पर टिका होता है। एल्डर ट्रेडिंग की एक छुपी हुई समस्या पर भी बात करते हैं, आइसोलेशन। ज्यादातर ट्रेडर अकेले काम करते हैं, बिना अकाउंटेबिलिटी के। पहले ब्रोकर्स क्लाइंट बिहेवियर देखते थे और कभी कभी रोकते भी थे। आज इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में कोई ह्यूमन निगरानी नहीं है। रिकॉर्ड्स के बिना ट्रेडर चुपचाप हर रूल तोड़ सकता है जब तक कैपिटल खत्म न हो जाए। जर्नल आइसोलेशन में भी अकाउंटेबिलिटी बनाता है। ये रूल वायलेशंस को उतनी ही साफ तरह से दिखाता है जितनी गलतियों को। समय के साथ ट्रेडर समझने लगता है कि कौन से रूल सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और कौन सी आदतें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। ये अवेयरनेस किसी भी इंडिकेटर से ज्यादा कीमती होती है। रिकॉर्ड कीपिंग लूजिंग पीरियड्स में भी ट्रेडर की रक्षा करता है। ड्रॉडाउन्स इमोशनली बहुत मुश्किल होते हैं। रिकॉर्ड्स के बिना ट्रेडर खुद को इनकॉम्पिटेंट या बदकिस्मत समझने लगता है। रिकॉर्ड्स के साथ वो देख सकता है कि नुकसान प्लान फॉलो करने से हुआ या रूल्स तोड़ने से। ये फर्क बहुत मायने रखता है। डिसिप्लिन के अंदर लिया गया लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, रूल ब्रेकिंग से हुआ लॉस वार्निंग है। एल्डर बताते हैं कि अच्छे ट्रेडर खुद को सिंगल ट्रेड से जज नहीं करते, वे खुद को प्रोसेस से जज करते हैं। जर्नल इस माइंडसेट को सपोर्ट करता है। ये फोकस को प्रॉफिट लॉस से हटाकर एग्जीक्यूशन क्वालिटी पर ले आता है। समय के साथ इमोशनल वॉलेटिलिटी कम होती है और कंसिस्टेंसी बेहतर होती है। रिकॉर्ड कीपिंग का एक सटल फायदा यह भी है कि कॉन्फिडेंस एविडेंस पर बनता है। जो ट्रेडर अपने फैसले लिखते हैं उन्हें साफ दिखने लगता है कि उनके लिए क्या काम करता है। कॉन्फिडेंस उम्मीद से नहीं, समझ से आता है। ये कॉन्फिडेंस शांत होता है, स्टेबल होता है और इमोशनल स्विंग्स से नहीं हिलता। एल्डर रेगुलर रिव्यू पर भी जोर देते हैं। सिर्फ लिखना काफी नहीं है, रिव्यू करने से इंफॉर्मेशन इनसाइट बनती है। मंथली रिव्यूज ऐसे ट्रेंड्स दिखाते हैं जो रोज देखने से नहीं दिखते। ओवर ट्रेडिंग, ओवरसाइज्ड पोजीशंस, इमोशनल एंट्रीज सब समय के साथ साफ फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं। रिकॉर्ड्स के बिना ट्रेडिंग रिएक्टिव रहती है, रिकॉर्ड्स के साथ ट्रेडिंग इंटेंशनल बन जाती है। आखिर में एल्डर यहां सेल्फ एजुकेशन की नींव रखते हैं। जो ट्रेडर रिकॉर्ड्स रखता है वो खुद का टीचर बन जाता है। उसे टिप्स, ओपिनियंस या एक्सटर्नल वैलिडेशन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सीखना इंटरनल हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है और पर्सनल हो जाता है।
ट्रेडिंग मास्टरी गलतियों से बचने से नहीं आती, ये गलतियों को जल्दी पहचानने और लगातार सुधारने से आती है। रिकॉर्ड कीपिंग वही टूल है जो ये संभव बनाता है। रिकॉर्ड्स के बिना ट्रेडर गलतियां हमेशा दोहराते रहते हैं। रिकॉर्ड्स के साथ वही गलतियां ट्रैप्स नहीं रहती, स्टेपिंग स्टोन्स बन जाती हैं। अध्याय 6, स्टॉप्स, प्रॉफिट टारगेट्स और ट्रेड मैनेजमेंट। दोस्तों, बहुत से ट्रेडर मानते हैं कि ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा सही एंट्री ढूंढना है। अलेक्जेंडर एल्डर बताते हैं कि यह सोच भ्रामक है। एंट्री जरूरी है, लेकिन ज्यादातर नुकसान ट्रेड खुलने के वक्त नहीं होता। नुकसान तब होता है जब ट्रेड के बाद इमोशंस कंट्रोल लेने लगते हैं और डिसिप्लिन कमजोर पड़ जाता है। जैसे ही ट्रेड लाइव होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ जाता है, प्राइस हिलना शुरू करता है और हर छोटा मूवमेंट पर्सनल लगने लगता है। ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो उम्मीद पैदा होती है, प्रॉफिट दिखने लगता है तो डर आता है। अगर कोई साफ प्लान नहीं है तो ट्रेडर मैनेज करने के बजाय रिएक्ट करने लगता है। यहीं पर नुकसान बढ़ता है और अच्छे ट्रेड्स खराब बन जाते हैं। एल्डर साफ कहते हैं कि स्टॉप्स और टारगेट्स ऑप्शनल टूल्स नहीं है, ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। स्टॉप रिस्क को डिफाइन करता है, टारगेट एक्सपेक्टेशंस को डिफाइन करता है। दोनों मिलकर ऐसी बाउंड्रीज बनाते हैं जो ट्रेडर को उसकी अपनी इमोशन से बचाती हैं। स्टॉप कोई प्रिडिक्शन नहीं होता, यह अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना होता है। ये मानना कि कोई भी ट्रेड गारंटीड नहीं है। एल्डर जोर देते हैं कि स्टॉप लगाना कमजोरी की निशानी नहीं है, ये प्रोफेशनलिज्म की निशानी है। जो ट्रेडर छोटे लॉसेस स्वीकार नहीं करते, वे अक्सर बहुत बड़े लॉसेस स्वीकार करने पर मजबूर हो जाते हैं। एल्डर एक बहुत कॉमन गलती की बात करते हैं, इमोशनली स्टॉप्स को हिलाना। ट्रेडर स्टॉप को दूर खिसका देते हैं सिर्फ इसलिए कि वे गलत साबित नहीं होना चाहते। वे एग्जिट को टालते हैं इस उम्मीद में कि प्राइस वापस आ जाएगा। ये बिहेवियर मैनेजेबल लॉसेस को अकाउंट डैमेजिंग लॉसेस में बदल देता है। मार्केट उम्मीद को रिवॉर्ड नहीं करता, वो उसे पनिश करता है। स्टॉप वहीं लगना चाहिए जहां ट्रेड आइडिया गलत साबित हो जाता है, न कि वहां जहां दर्द कम महसूस हो। एल्डर इस फर्क को बहुत साफ करते हैं। बहुत पास का स्टॉप डर दिखाता है, बहुत दूर का स्टॉप डिनायल दिखाता है। दोनों रिस्क को बिगाड़ देते हैं। टारगेट्स का साइकोलॉजिकल रोल अलग होता है, वे ग्रीड को कंट्रोल में रखते हैं। टारगेट्स के बिना ट्रेडर अक्सर और ज्यादा की उम्मीद में प्रॉफिट्स को इवैपोरेट होते देखता रहता है। एल्डर समझाते हैं कि प्रॉफिट्स को भी उतनी ही सावधानी से प्रोटेक्ट करना चाहिए जितनी कैपिटल को। एक ट्रेड जो प्रॉफिट में था, बिना सही एग्जिट के लॉस में भी बदल सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर एग्जिट्स इंप्रोवाइज नहीं करते, वे उन्हें प्लान करते हैं। टारगेट्स मार्केट स्ट्रक्चर पे बेस्ड होते हैं, इच्छा पर नहीं। जब टारगेट्स रियलिस्टिक होते हैं तो रिग्रेट और सेल्फ ब्लेम का इमोशनल साइकिल टूट जाता है। एल्डर पार्शियल एग्जिट्स और ट्रेड मैनेजमेंट की फ्लेक्सिबिलिटी पर भी बात करते हैं। ट्रेड मैनेज करने का मतलब ये नहीं कि नई इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर दिया जाए। इसका मतलब है इमोशन की जगह सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना। एडजस्टमेंट्स पहले से प्लान होने चाहिए, इंपल्सिव नहीं। मार्केट अगर फेवर में चले तो स्टॉप्स को टाइटन किया जा सकता है, लेकिन डर की वजह से कभी लूजन नहीं किया जाना चाहिए। एल्डर एक और अहम बात बताते हैं, स्टॉप्स, टारगेट्स और पोजीशन साइज के बीच का रिश्ता। ट्रेड मैनेजमेंट अकेले नहीं चलता। वाइड स्टॉप वाले ट्रेड में साइज छोटा होना चाहिए, टाइट स्टॉप वाले ट्रेड में साइज थोड़ा बड़ा हो सकता है। ये फैसले एंट्री से पहले अलाइन होने चाहिए, नहीं तो ट्रेड लाइव होने के बाद इमोशनल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। एल्डर बताते हैं कि अच्छे एंट्रीज के बाद भी ट्रेडर खुद को सैबोटाज कर लेते हैं। लूजिंग ट्रेड से निकलने में हिचकते हैं, लेकिन विनिंग ट्रेड से जल्दी निकल जाते हैं। इमोशनली ये सेफ लगता है, लेकिन फाइनेंशियली ये विनाशकारी होता है। समय के साथ छोटे विन्स और बड़े लॉसेस एक्यूरेट एनालिसिस के बावजूद नेगेटिव एक्सपेक्टेंसी बना देते हैं। ट्रेड को सही तरह मैनेज करने के लिए डिस्कम्फर्ट स्वीकार करना पड़ता है। लॉस लेना दर्द देता है, जल्दी प्रॉफिट लेना रिग्रेट देता है, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब है प्लान के अनुसार एक्ट करना, इमोशन के अनुसार नहीं। एल्डर जोर देते हैं कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए ट्रेडर को इमोशनल डिस्कम्फर्ट सहना सीखना होगा। एल्डर एक सटल लेकिन गहरी बात कहते हैं, ट्रेड मैनेजमेंट कैरेक्टर को उजागर करता है। प्रेशर बढ़ते ही हैबिट सामने आ जाती हैं। कुछ ट्रेडर फ्रीज हो जाते हैं, कुछ ओवर रिएक्ट करते हैं, कुछ रूल्स तोड़ देते हैं। लगातार सही मैनेजमेंट इमोशनल रेजिलियंस बनाता है। समय के साथ ट्रेडर हर टिक पर रिएक्ट करना छोड़ देता है और प्रोसेस पर ध्यान देने लगता है। स्टॉप्स और टारगेट्स डिसीजन फटीग को भी कम करते हैं। जब एग्जिट्स पहले से प्लान्ड होते हैं तो लगातार मॉनिटर करने की मजबूरी नहीं रहती, दिमाग को स्पेस मिलती है, जजमेंट बेहतर होता है, बर्नआउट कम होता है, ट्रेडिंग एग्जॉस्टिंग नहीं, काम बन जाती है। एल्डर याद दिलाते हैं कि मार्केट एक्टिविटी को रिवॉर्ड नहीं करता, वो प्रिपरेशन को रिवॉर्ड करता है। एक वेल प्लान्ड एग्जिट उतना ही जरूरी है जितनी वेल प्लान्ड एंट्री, कई बार तो उससे भी ज्यादा। प्रोफेशनल ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब है ये स्वीकार करना कि हर ट्रेड टारगेट तक नहीं पहुंचेगा। छोटे लॉसेस को बिना ड्रामा स्वीकार करना, गेन्स को ग्रीड के बिना प्रोटेक्ट करना। ये चीजें एक्साइटिंग नहीं लगती, लेकिन कंसिस्टेंसी यहीं से बनती है। ज्यादातर ट्रेडर एंट्री के बाद फेल होते हैं क्योंकि रूल्स की जगह इमोशंस ले लेते हैं। एल्डर का अप्रोच इमोशन की जगह स्ट्रक्चर रखता है। स्टॉप्स और टारगेट्स एंकर की तरह काम करते हैं, प्रेशर बढ़ने पर भी ट्रेडर को ग्राउंडेड रखते हैं। ट्रेडिंग सक्सेस लॉसेस से बचने का नाम नहीं है, ये उन्हें कंट्रोल करने का नाम है।
ये हर विन को मैक्सिमाइज करने का नाम नहीं है। ये समय के साथ कैपिटल और कॉन्फिडेंस को बचाने का नाम है। जब ट्रेड्स इमोशन की जगह डिसिप्लिन से मैनेज होते हैं तो आउटकम्स कम स्ट्रेसफुल और ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। लॉसेस छोटे रहते हैं, प्रॉफिट सुरक्षित रहते हैं और ट्रेडर कंट्रोल में रहता है, तब भी जब मार्केट कंट्रोल में नहीं होता। यही स्टॉप्स और टारगेट्स का असली मकसद है। मार्केट को प्रिडिक्ट करना नहीं, ट्रेडर को प्रोटेक्ट करना। अध्याय 7, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स वर्सेस ऑसिलेटर्स। दोस्तों, बहुत से ट्रेडर चुपचाप इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनके पास टूल्स की कमी नहीं होती, बल्कि टूल्स बहुत ज्यादा होते हैं और उन्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अलेक्जेंडर एल्डर समझाते हैं कि इंडिकेटर्स अपने आप में न अच्छे होते हैं न बुरे। असली समस्या तब शुरू होती है जब ट्रेडर एक ही टूल से हर मार्केट कंडीशन में काम लेने की उम्मीद करता है। मार्केट हर समय एक जैसा बिहेव नहीं करता। कभी वो ट्रेंड में होता है, एक ही डायरेक्शन में स्टेडली चलता है, और कभी वो साइडवेज चलता है, एक रेंज के अंदर ऊपर नीचे होता रहता है। ज्यादातर ट्रेडर यही गलती करते हैं। वे इन दोनों अलग अलग एनवायरमेंट्स को एक जैसा मान लेते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स ऐसे बनाए गए हैं कि जब मार्केट चल रहा हो तब वे अच्छे से काम करें। ये ट्रेडर को डायरेक्शन के साथ बने रहने में मदद करते हैं और मोमेंटम के खिलाफ लड़ने से बचाते हैं। लेकिन एल्डर उनकी लिमिटेशन भी साफ बताते हैं। जैसे ही मार्केट ट्रेंड छोड़कर साइडवेज होने लगता है, ये टूल्स फॉल्स सिग्नल्स देने लगते हैं। विपसॉस बढ़ जाते हैं। ट्रेडर देर से एंट्री लेता है और जल्दी एग्जिट करता है और धीरे धीरे अपने प्रॉफिट्स वापस दे देता है। ऑसिलेटर्स ठीक इसके उलट एनवायरनमेंट के लिए बने होते हैं। जब मार्केट रेंज में होता है तब ये बताते हैं कि प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे खिंच चुका है। ऐसे समय में ये अच्छे से काम करते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट ट्रेंड में जाता है, ऑसिलेटर्स खतरनाक बन जाते हैं। ये बहुत जल्दी ओवरबॉट और ओवरसोल्ड दिखाने लगते हैं और ट्रेडर को स्ट्रॉन्ग मूव्स के खिलाफ जाने के लिए उकसाते हैं। एल्डर का कोर इनसाइट बहुत सिंपल है लेकिन बहुत पावरफुल भी। प्रॉब्लम इंडिकेटर में नहीं है, प्रॉब्लम है उसे गलत एनवायरनमेंट में इस्तेमाल करना। कई ट्रेडर कंफर्मेशन की उम्मीद में चार्ट पर ढेर सारे इंडिकेटर्स लगा लेते हैं, लेकिन असल में वे क्लैरिटी की जगह कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर देते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग टूल्स एक डायरेक्शन दिखाते हैं, ऑसिलेटर्स दूसरी। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में ट्रेडर वही सिग्नल चुनता है जो उसके बायस को सपोर्ट करता है। इससे क्लैरिटी नहीं, फॉल्स कॉन्फिडेंस पैदा होती है। एल्डर समझाते हैं कि इंडिकेटर्स क्राउड बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं, सर्टेनिटी को नहीं। हर टूल मार्केट साइकोलॉजी के अलग पहलू को मापता है। जब ट्रेडर इनके पर्पस को समझे बिना इन्हें मिला देता है तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ नॉइज माप रहा होता है। एक और कॉमन मिस्टेक एल्डर बताते हैं, सिग्नल्स को एवरेज करना। ट्रेडर मानते हैं कि अगर कई इंडिकेटर्स एक साथ अग्री कर रहे हैं तो सिग्नल मजबूत होगा, लेकिन अक्सर एक जैसे डेटा पर बने इंडिकेटर्स एक ही गलती को बार बार रीइंफोर्स करते हैं। ये कॉन्फर्मेशन की इल्यूजन बनाता है जो ओवरसाइज्ड पोजीशंस और इमोशनल कमिटमेंट को बढ़ावा देता है। एल्डर इस बिहेवियर की तुलना ऐसे वोटिंग सिस्टम से करते हैं जिसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। ट्रेडर अनजाने में वही इंडिकेटर्स चुनते हैं जो उन्हें वही बात बताएं जो वे सुनना चाहते हैं, और जब ट्रेड फेल होता है तो वे टूल्स को दोष देते हैं, अपनी मिसयूज को नहीं। सोल्यूशन इंडिकेटर्स को हटाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही रोल देना है। ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स ट्रेंडिंग मार्केट्स में इस्तेमाल होने चाहिए। ऑसिलेटर्स ट्रेडिंग रेंजेस में। एक ही टाइम फ्रेम पर बिना स्ट्रक्चर के इन्हें मिलाना कंफ्यूजन पैदा करता है, इनसाइट नहीं। एल्डर का बड़ा लेसन सिंप्लिसिटी के बारे में है। ज्यादा इंफॉर्मेशन का मतलब बेहतर फैसले नहीं होता। ट्रेडिंग में एक्स्ट्रा डेटा अक्सर इमोशनल स्ट्रेस बढ़ाता है। क्लीन चार्ट्स शांत सोच को सपोर्ट करते हैं। भरे हुए चार्ट्स ओवरथिंकिंग को जन्म देते हैं। ये लेसन डिसिप्लिन को भी मजबूत करता है। जब ट्रेडर समझ जाता है कि कौन सा टूल किस कंडीशन में काम करता है तो वो ट्रेड्स को फोर्स करना बंद कर देता है। वो वेट करता है, ऑब्जर्व करता है और ये स्वीकार करता है कि हर मार्केट एनवायरनमेंट उसके अप्रोच के लिए सही नहीं होता। फॉल्स कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक हालतों में से एक है। ये अक्सर तब आती है जब ट्रेडर मानने लगता है कि इंडिकेटर्स आउटकम गारंटी करते हैं। एल्डर बार बार याद दिलाते हैं कि इंडिकेटर्स प्रिडिक्ट नहीं करते, वे गाइड करते हैं, वे कॉन्टेक्स्ट देते हैं, सर्टेनिटी नहीं। ट्रेंड फॉलोइंग टूल्स और ऑसिलेटर्स के फर्क को समझने से पेशेंस भी बढ़ती है। ट्रेडर हर मूव को ट्रेड करने की कोशिश नहीं करता, वो पहचानता है कि कब कंडीशंस अनुकूल हैं और कब दूर रहना ही बेहतर फैसला है। एल्डर एक और अहम बात कहते हैं, इंडिकेटर्स फैसलों को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, जजमेंट को रिप्लेस करने के लिए नहीं। मैकेनिकल थिंकिंग रिजिडिटी लाता है, इमोशनल थिंकिंग केओस लाता है। प्रोफेशनल ट्रेडिंग इन दोनों के बीच संतुलन में रहती है। जब इंडिकेटर्स सही तरह से इस्तेमाल होते हैं तो वे इमोशनल इंटरफेरेंस कम करते हैं, और जब गलत तरह से इस्तेमाल होते हैं तो उसे बढ़ा देते हैं। ऑसिलेटर के ओवरबॉट सिग्नल पर ट्रेंड के खिलाफ लड़ने वाला ट्रेडर अक्सर फ्रस्ट्रेशन, सेल्फ डाउट और इंपल्सिव बिहेवियर में फंस जाता है। समय के साथ इससे कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन दोनों टूटते हैं। एल्डर का अप्रोच इस इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करता है। इंडिकेटर से अग्री कराने की जगह ट्रेडर उनसे स्पेसिफिक काम करवाता है। ये बदलाव डिसीजन मेकिंग को सिंपल बनाता है और क्लैरिटी लौटाता है। इस लेसन की गहराई में रिस्ट्रेंट छुपा है। सफल ट्रेडर हर प्राइस मूवमेंट से मतलब निकालने की कोशिश नहीं करता। वो मार्केट को खुद उसकी कंडीशन दिखाने देता है, फिर एक्शन लेता है।
इंडिकेटर्स ट्रिगर्स नहीं बनते, फिल्टर्स बन जाते हैं। जब इंडिकेटर ओवरलोड खत्म होता है तो इमोशनल नॉइज भी कम हो जाता है। ट्रेडिंग शांत हो जाती है, फैसले अर्जेंट नहीं डेलिब्रेट लगते हैं, लॉसेस मैनेजेबल लगते हैं, पर्सनल नहीं। जब ट्रेडर समझ लेता है कि टूल्स कब काम करते हैं और कब नहीं, तो वो इंडिकेटर्स को ब्लेम करना बंद कर देता है और अपने बिहेवियर पर काम करना शुरू करता है। यहीं से असली प्रोग्रेस शुरू होती है। क्लैरिटी ज्यादा सिग्नल से नहीं आती, क्लैरिटी सही समय पर सही सिग्नल इस्तेमाल करने से आती है। अध्याय 8, क्राउड बिहेवियर, मार्केट साइकोलॉजी। दोस्तों, मार्केट अक्सर इसलिए कंफ्यूजिंग लगती है क्योंकि लोग उससे लॉजिकल बिहेवियर की उम्मीद करते हैं। वे सोचते हैं कि प्राइसेस साफ तरीके से न्यूज, अर्निंग्स या इकोनॉमिक डेटा पर रिएक्ट करेंगी। अलेक्जेंडर एल्डर समझाते हैं कि यही उम्मीद असली गलतफहमी है। मार्केट लॉजिक से नहीं चलती, मार्केट लोगों से चलती है, और लोग, खासकर जब ग्रुप में होते हैं, इमोशन से फैसले लेते हैं। हर प्राइस मूवमेंट ट्रेडर्स की भीड़ द्वारा लिए गए फैसलों का नतीजा होता है। डर, लालच, उम्मीद, घबराहट, राहत, ये सब चार्ट पर अपने निशान छोड़ते हैं। ये इमोशंस रैंडमली नहीं आते, ये उठते हैं, पीक बनाते हैं और फिर धीरे धीरे खत्म होते हैं। इन पैटर्न्स को पढ़ना हेडलाइंस पर रिएक्ट करने से कहीं ज्यादा कीमती है। एल्डर साफ कहते हैं कि न्यूज मार्केट को प्रिडिक्टेबल तरीके से मूव नहीं करती। कई बार बैड न्यूज पर प्राइसेस ऊपर चली जाती हैं और कई बार गुड न्यूज पर तेज गिरावट आ जाती है। असल बात इंफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि क्राउड उस इंफॉर्मेशन पर कैसे रिएक्ट करता है। जब एक्सपेक्टेशंस पहले से ही एक्सट्रीम होती हैं, तो पॉजिटिव न्यूज भी सेलिंग ट्रिगर कर सकती है, और जब डर फैला हुआ होता है तो छोटी सी अच्छी खबर भी तेज रैली ला सकती है। इसी वजह से न्यूज पर रिएक्ट करना इतना खतरनाक होता है। जब तक जानकारी आम लोगों तक पहुंचती है, तब तक वो अक्सर प्राइस में ऑलरेडी शामिल हो चुकी होती है। इमोशनल रिएक्शंस हमेशा लेट आते हैं, अर्ली नहीं। जो ट्रेडर हेडलाइंस चेस करते हैं वे अक्सर मूव शुरू होने के बाद एंट्री लेते हैं, या उससे भी बुरा, तब एंट्री लेते हैं जब मूव खत्म होने वाला होता है। क्राउड बिहेवियर कुछ पहचाने जाने वाले पैटर्न्स फॉलो करता है। राइजिंग मार्केट्स में ऑप्टिमिज्म धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनता है, फिर ग्रीड में बदल जाता है, पार्टिसिपेशन बढ़ती है, शक कम हो जाता है, रिस्क को नजरअंदाज किया जाने लगता है। फॉलिंग मार्केट्स में डिनायल, डर में बदलता है और फिर पैनिक में। ट्रेडर किसी भी प्राइस पर बाहर निकलना चाहते हैं, लॉजिक गायब हो जाता है। ये इमोशनल एक्सट्रीम्स खतरा भी पैदा करते हैं और अपॉर्चुनिटी भी। एल्डर जोर देते हैं कि क्राउड इंडिविजुअल से कम रैशनल होता है। ग्रुप में लोग एक दूसरे के इमोशंस को एम्पलीफाई करते हैं, डर तेजी से फैलता है, लालच कंटेजियस हो जाता है। इसी वजह से मार्केट दोनों दिशाओं में ओवरशूट करती है। प्राइसेस फंडामेंटल्स से कहीं आगे निकल जाती हैं और फिर जोरदार तरीके से पलटती हैं। इस समझ से ट्रेडर मूवमेंट्स को पर्सनल लेना बंद कर देता है। तेज गिरावट कोई हमला नहीं है, अचानक रैली कोई तोहफा नहीं है। दोनों मैस साइकोलॉजी की एक्सप्रेशंस हैं। जैसे ही ट्रेडर इमोशनली रिएक्ट करना छोड़ देता है, वो ऑब्जेक्टिवली ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। चार्ट सिर्फ टेक्निकल टूल्स नहीं है, एल्डर उन्हें साइकोलॉजिकल मैप्स बताते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वे जगहें दिखाते हैं जहां पहले क्राउड ने डर या कॉन्फिडेंस महसूस किया था। ब्रेकआउट्स वो पल दिखाते हैं जब इमोशनल प्रेशर हेजिटेशन पर हावी हो जाता है। ट्रेंड्स इसलिए बनते हैं क्योंकि क्राउड धीरे बदलता है, तुरंत नहीं। ये नजरिया प्राइस एक्शन को समझने का तरीका बदल देता है। मार्केट को क्या करना चाहिए पूछने की जगह ट्रेडर पूछता है, अभी क्राउड इमोशनली कहां खड़ा है। ये सवाल प्रेडिक्शन की जगह पेशेंस लाता है। एल्डर ये भी समझाते हैं कि वॉलेटाइल पीरियड्स में ट्रेडर को एक्शन लेने की मजबूरी क्यों महसूस होती है। इमोशनल इंटेंसिटी अटेंशन खींचती है, तेज मूव्स इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन हकीकत में वॉलेटिलिटी अक्सर अपॉर्चुनिटी नहीं, इमोशनल इंबैलेंस का संकेत होती है। बिना स्ट्रक्चर के ऐसे समय पर एक्शन लेना इंपल्सिव डिसीजंस की तरफ ले जाता है। क्राउड बिहेवियर पढ़ने के लिए पीछे हटना पड़ता है, तुरंत रिएक्ट करने की इच्छा को रोकना पड़ता है। जो ट्रेडर पॉज कर पाता है उसे पर्सपेक्टिव मिलता है। वो देख पाता है कि डर कब जरूरत से ज्यादा है और ऑप्टिमिज्म कब अनरियलिस्टिक हो गया है। यही दूरी एडवांटेज बनती है। एल्डर एक और अहम इंसाइट देते हैं, मार्केट उन्हें रिवॉर्ड करती है जो इमोशनल एक्सट्रीम्स के खिलाफ काम करते हैं, न कि उन्हें जो भीड़ के साथ बहते हैं। पैनिक में खरीदना और यूफोरिया में बेचना अनकंफर्टेबल लगता है। यही डिस्कंफर्ट अपॉर्चुनिटी की कीमत है। जो ट्रेडर कंफर्ट ढूंढते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा रिस्क वाले समय पर एंट्री लेते हैं। क्राउड साइकोलॉजी ये भी समझाती है कि ट्रेंड्स उम्मीद से ज्यादा देर तक क्यों चलते हैं। जब एक डोमिनेंट इमोशन पकड़ बनाता है तो वो जल्दी गायब नहीं होता। लोग धीरे धीरे अपनी बिलीफ्स बदलते हैं, डाउटर्स बिलीवर्स बनते हैं, सेलर्स बायर्स बनते हैं। यही ग्रेजुअल शिफ्ट ट्रेंड्स को लंबे समय तक जिंदा रखता है। एल्डर कंट्रोल की इल्यूजन से भी सावधान करते हैं। बहुत से ट्रेडर सोचते हैं कि वे सिर्फ इंटेलिजेंस से क्राउड को हरा देंगे, लेकिन असल में सफलता बिहेवियर को समझने से आती है, उसे हराने से नहीं। ट्रेडर को क्राउड से ज्यादा स्मार्ट नहीं होना होता, उसे सिर्फ ज्यादा काम होना होता है। ये लेसन फ्रस्ट्रेशन भी कम करता है। जब ट्रेडर मार्केट से लॉजिकल बिहेवियर की उम्मीद करना छोड़ देता है तो डिसअपॉइंटमेंट घट जाती है। लॉसेस पर्सनल नहीं लगते, विन्स ज्यादा नशा नहीं चढ़ाते, इमोशनल बैलेंस बेहतर हो जाता है।
क्राउड साइकोलॉजी ये भी समझाती है कि टेक्निकल पैटर्न्स क्यों दोहराए जाते हैं, ब्रेकआउट्स क्यों फेल होते हैं, रिवर्सल्स क्यों चौंकाते हैं, और मार्केट अक्सर सबसे अग्रेसिव तब क्यों होती है जब कॉन्फिडेंस सबसे ऊंचा या डर सबसे गहरा होता है। एल्डर का गहरा मैसेज सटल लेकिन बहुत पावरफुल है। ट्रेडिंग सही साबित होने के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर के साथ अलाइंड होने के बारे में है। मार्केट इमोशंस का एक लिविंग सिस्टम है जो प्राइस के जरिए खुद को व्यक्त करता है। जब ट्रेडर नॉइस पर रिएक्ट करना छोड़ देता है और बिहेवियर को ऑब्जर्व करने लगता है तो फैसले शांत और सोच समझकर लिए जाते हैं। वो मूवमेंट चेस नहीं करता, वो इमोशनल एक्सट्रीम्स का इंतजार करता है। जब बाकी पैनिक करते हैं तब वो एक्ट करता है, और जब बाकी रश करते हैं तब वो दूर रहता है। मार्केट हमेशा इमोशनल रहेगी, ये कभी नहीं बदलेगा। लेकिन जो ट्रेडर क्राउड साइकोलॉजी समझ लेता है वो उससे कंट्रोल महसूस नहीं करता। वो इमोशंस को अब्सॉर्ब करने की जगह उन्हें देखना सीख जाता है। प्राइस झूठ नहीं बोलता, ये क्राउड की हालत दिखाता है। और जब ट्रेडर इस रिफ्लेक्शन को पढ़ना सीख लेता है तो वो मार्केट से लड़ना बंद कर देता है और उसके साथ काम करना शुरू कर देता है। अध्याय 9, द इम्पल्स सिस्टम। दोस्तों, बहुत से ट्रेडर इसलिए स्ट्रगल नहीं करते क्योंकि उनके पास आइडियाज की कमी है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रक्चर नहीं होता। वे ट्रेंड्स बनते हुए देखते हैं, मोमेंटम बढ़ता हुआ देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज सामने आती हुई देखते हैं, लेकिन फिर भी या तो हिचकिचाते हैं या इनकंसिस्टेंट तरीके से एक्शन लेते हैं। अलेक्जेंडर एल्डर ने इम्पल्स सिस्टम इसी कंफ्यूजन को साफ करने के लिए बनाया, एक सीधे सवाल का जवाब देने के लिए। कब ट्रेडर को एक्टिव होना चाहिए और कब उसे दूर रहना चाहिए। मार्केट लगातार मूवमेंट और पॉज के बीच बदलती रहती है। कभी प्राइसेस एनर्जी और कन्विक्शन के साथ ट्रेंड करती हैं और कभी साइडवेज चलती हैं, जहां हर छोटा मूव पकड़ने की कोशिश करने वाले ट्रेडर थक जाते हैं। इम्पल्स सिस्टम ट्रेडर को इन फेजेस को पहचानने में मदद करता है, ट्रेंड डायरेक्शन और मोमेंटम को एक साथ देखकर। ये प्रिडिक्ट नहीं करता कि मार्केट आगे क्या करेगी, ये सिर्फ बताता है कि अभी ट्रेड करने के हालात अनुकूल हैं या नहीं। इस सिस्टम के कोर में एक सिंपल आइडिया है, जब ट्रेंड डायरेक्शन और मोमेंटम एक ही दिशा में हो तो बाइंग या सेलिंग प्रेशर डोमिनेंट माना जाता है। ऐसे समय मार्केट एक्टिव होती है, लेकिन जब दोनों आपस में डिसएग्री करते हैं तो सिस्टम कॉशन का सिग्नल देता है। यही सिंपल अलाइनमेंट एक पावरफुल फिल्टर बन जाती है। एल्डर बताते हैं कि ज्यादातर ट्रेडिंग मिस्टेक्स अनक्लियर कंडीशंस में होती हैं। ट्रेडर तब भी एक्शन लेने की मजबूरी महसूस करता है जब मार्केट कोई एज नहीं दे रही होती। वो अपॉर्चुनिटी नहीं, बोर्डम को ट्रेड करता है। इम्पल्स सिस्टम इस टेम्पटेशन को हटा देता है क्योंकि ये साफ बता देता है कि कब ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ये अप्रोच स्विंग ट्रेडर्स के लिए खास तौर पर कीमती है, जो शॉर्ट टर्म नॉइज और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के बीच काम करते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में पेशेंस और टाइमिंग दोनों जरूरी हैं। बहुत जल्दी एंट्री लेने से रिस्क बढ़ता है, बहुत देर से एंट्री लेने से रिवॉर्ड घटता है। इम्पल्स सिस्टम ट्रेडर को स्ट्रेंथ के समय एंट्री लेने में मदद करता है और इनडिसीजन के समय दूर रखता है। इस सिस्टम का एक और बड़ा फायदा है इमोशनल कंट्रोल। जब रूल साफ होते हैं तो इमोशंस का असर कम हो जाता है। ट्रेडर ये बहस नहीं करता कि ट्रेड लेना चाहिए या नहीं, सिस्टम पहले ही इसका जवाब दे चुका होता है। इससे हेजिटेशन, सेकंड गेसिंग और इंपल्सिव बिहेवियर कम हो जाता है। एल्डर जोर देते हैं कि सिंप्लिसिटी कमजोरी नहीं, ताकत है। बहुत से ट्रेडर मानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सिस्टम ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन हकीकत में कॉम्प्लेक्सिटी अक्सर कंफ्यूजन को छुपा देती है। सिंपल, रूल बेस्ड सिस्टम्स प्रेशर में फॉलो करना आसान होते हैं। वे ओवरथिंकिंग से होने वाली गलतियों को कम करते हैं। इम्पल्स सिस्टम अलग अलग मार्केट्स में भी अच्छी तरह काम करता है। चाहे स्टॉक्स हों, फ्यूचर्स हों या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स, लॉजिक वही रहता है। ट्रेंड डायरेक्शन बताता है कि मार्केट किस तरफ जाना चाहती है। मोमेंटम बताता है कि उसमें आगे बढ़ने की ताकत है या नहीं। जब दोनों अलाइन होते हैं तो प्रोबेबिलिटी बेहतर होती है। जब सिस्टम पॉज का सिग्नल देता है तो पेशेंस ही स्ट्रेटजी बन जाती है। ट्रेडर को फोर्स करके ट्रेड लेने की जगह वेट करने के लिए कहा जाता है। ये वेटिंग पीरियड कैपिटल और मेंटल एनर्जी दोनों को बचाता है। ये उन छोटे बेवजह लॉसेस से बचाता है जो धीरे धीरे अकाउंट को खा जाते हैं। एल्डर ये भी साफ करते हैं कि कोई भी सिस्टम हर समय काम नहीं करता, लॉसेस फिर भी होंगे। इंपल्स सिस्टम का मकसद परफेक्शन नहीं है बल्कि सिलेक्टिविटी है। कम ट्रेड करके लेकिन बेहतर कंडीशंस में ट्रेड करके ट्रेडर समय के साथ कंसिस्टेंसी सुधारता है। यहाँ एक सटल लेसन रिस्ट्रेंट का भी है। बहुत से ट्रेडर कुछ न करना अनकंफर्टेबल मानते हैं। साइलेंस उन्हें मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसा लगता है। एल्डर इन एक्टिविटी को फेलियर नहीं, डिसीजन की तरह पेश करते हैं। खराब कंडीशंस में बाहर रहना अच्छे कंडीशंस में एंट्री लेने जितना ही जरूरी है। इंपल्स सिस्टम दूसरे स्ट्रक्चर्ड अप्रोचेस के साथ भी अच्छी तरह जुड़ जाता है। ये एनालिसिस को रिप्लेस नहीं करता, उसे ऑर्गेनाइज करता है। ट्रेडर इसे एक्शन से पहले कंडीशंस कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जिससे इमोशनल बायस और फॉल्स कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। एल्डर फोर्सिंग सिग्नल्स के खिलाफ भी चेतावनी देते हैं। सिस्टम को ऑब्जेक्टिवली फॉलो करना जरूरी है। जैसे ही ट्रेडर सिग्नल्स को इमोशनली इंटरप्रेट करने लगता है, इसका फायदा खत्म हो जाता है। डिसिप्लिन ही इस सिस्टम को ताकत देती है। समय के साथ इंपल्स सिस्टम इस्तेमाल करने वाले ट्रेडर का मार्केट के साथ रिश्ता शांत हो जाता है। वो हर मूवमेंट पर रिएक्ट करना बंद कर देता है।
वो अलाइनमेंट का इंतजार करता है। वो कम ट्रेड करता है लेकिन ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। ये लेसन उसी बड़े थीम को मजबूत करता है जिसे एल्डर पूरी किताब में दोहराते हैं। ट्रेडिंग सक्सेस एक्टिविटी से नहीं आती, वो डिसिप्लिन से आती है। ये जानने से आती है कि कब एक्ट करना है और कब वेट करना है। मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करती रहेगी, नॉइज हमेशा रहेगा। इंपल्स सिस्टम गेटकीपर की तरह काम करता है, जो ट्रेडर को तभी अंदर जाने देता है जब कंडीशंस उसके पक्ष में हों। जब ट्रेंड और मोमेंटम एक साथ चलते हैं तो अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। जब वे अलग दिशा में जाते हैं तो कॉशन कैपिटल को बचाता है। इस बैलेंस का सम्मान करके ट्रेडर मार्केट को चेस करना बंद कर देता है और उसके साथ काम करना शुरू कर देता है। यही बदलाव पूरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को बदल सकता है, स्ट्रेस और रिएक्शन से स्ट्रक्चर और कंट्रोल की तरफ। अध्याय 10, अ जर्नी विदाउट एन एंड हाउ टू कंटिन्यू लर्निंग। दोस्तों, बहुत से लोग ट्रेडिंग में इस छुपी हुई सोच के साथ आते हैं कि एक दिन सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक ऐसा पल आएगा जब सब समझ में आ जाएगा। एक ऐसा सिस्टम मिलेगा जो अनसर्टेनिटी हटा देगा। और एक ऐसा लेवल आ जाएगा जिसके बाद सीखने की जरूरत नहीं रहेगी। अलेक्जेंडर एल्डर इस सोच को चुपचाप तोड़ देते हैं। वे याद दिलाते हैं कि ट्रेडिंग मास्टरी कोई डेस्टिनेशन नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। मार्केट बदलती रहती है, कंडीशंस बदलती हैं, वोलेटिलिटी कभी बढ़ती है, कभी घटती है। इंस्ट्रूमेंट समय के साथ अलग तरह से बिहेव करने लगते हैं। जो चीज एक दौर में अच्छा काम करती है वो दूसरे दौर में स्ट्रगल कर सकती है। एल्डर समझाते हैं कि जो ट्रेडर सीखना बंद कर देता है वो तुरंत फेल नहीं होता, वो धीरे धीरे फेल होता है। कॉन्फिडेंस कंप्लेसेंसी में बदल जाता है, डिसिप्लिन कमजोर पड़ने लगता है, छोटे छोटे रूल वायलेशन सही लगने लगते हैं। अर्ली सक्सेस खास तौर पर खतरनाक हो सकता है। लगातार कुछ विनिंग ट्रेड्स कंट्रोल की इल्यूजन पैदा कर देते हैं। ट्रेडर ये मानने लगता है कि वो मार्केट को समझ गया है, जबकि असल में प्रोबेबिलिटीज थोड़े समय के लिए उसके पक्ष में चली गई होती हैं। ये झूठी सर्टेनिटी रिस्क बढ़ाने और प्रिपरेशन कम करने की वजह बनती है। आखिरकार मार्केट इस गलतफहमी को ठीक कर देती है। एल्डर जोर देते हैं कि ह्यूमिलिटी एक सर्वाइवल स्किल है। मार्केट हर ट्रेडर से बड़ी है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और ज्यादा अडेप्टिव है। इस सच्चाई का सम्मान ईगो को कंट्रोल में रखता है। इसे नजरअंदाज करना दर्द को बुलावा देना है। ट्रेडिंग में सीखने का मतलब हर समय नए सिस्टम्स ढूंढना नहीं है। एल्डर इस बात को साफ करते हैं। इंप्रूवमेंट एग्जीक्यूशन को रिफाइन करने से आती है, डिसिप्लिन को मजबूत करने से आती है और सेल्फ अवेयरनेस को गहरा करने से आती है। ज्यादातर ट्रेडर मेथड्स की कमी से फेल नहीं होते, वे इमोशनल प्रेशर में मेथड्स को छोड़ देते हैं, इसी वजह से फेल होते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग की शुरुआत ऑनेस्ट सेल्फ रिव्यू से होती है। ट्रेडर को अपने डिसीजंस देखने होते हैं, सिर्फ रिजल्ट्स नहीं। खराब डिसिप्लिन से मिली जीत सक्सेस नहीं, वार्निंग होती है। और सही एग्जीक्यूशन के साथ लिया गया लॉस फेलियर नहीं, प्रोसेस का हिस्सा होता है। एल्डर क्यूरियोसिटी की अहमियत पर भी जोर देते हैं। मार्केट ऑब्जर्वेशन को रिवॉर्ड करती है। जो ट्रेडर क्यूरियस रहता है वो बदलाव के साथ आसानी से अडेप्ट करता है। वो बेहतर सवाल पूछता है, वो पहचान लेता है कि कब कंडीशंस पहले से अलग हैं। यही अवेयरनेस रिजिडिटी से बचाती है। एक और जरूरी आइडिया है आइडेंटिटी को आउटकम से अलग रखना। जो ट्रेडर अपनी सेल्फ वर्थ को प्रॉफिट से जोड़ लेता है वो इमोशनल एक्सट्रीम्स में फंस जाता है। जीत ईगो को फुला देती है, नुकसान कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। एल्डर एक प्रोफेशनल माइंडसेट की बात करते हैं जहां परफॉर्मेंस को समय के साथ इवैल्यूएट किया जाता है, न कि हर ट्रेड के बाद। लर्निंग के लिए बैलेंस भी जरूरी है। ऑब्सेशन बर्नआउट लाता है, डिटैचमेंट निग्लेक्ट लाता है। एल्डर स्टेडी और कंसिस्टेंट एंगेजमेंट की सलाह देते हैं। ट्रेडिंग को गंभीरता से लेना चाहिए लेकिन डेस्परेशन के साथ नहीं। एल्डर का एक बहुत प्रैक्टिकल इंसाइट है, रूटीन्स की वैल्यू। डेली प्रिपरेशन, पीरियोडिक रिव्यू और स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन स्टेबिलिटी लाते हैं। ये हैबिट्स मुश्किल दौर में भी लर्निंग को सपोर्ट करती हैं। जब मार्केट टफ होती है तब रूटीन्स इमोशनल ड्रिफ्ट से बचाती हैं। एल्डर स्टैग्नेशन के खतरे पर भी बात करते हैं। जो ट्रेडर बिना रिफ्लेक्शन के वही बिहेवियर दोहराते रहते हैं वे बदलती मार्केट से पीछे रह जाते हैं। अडेप्टेशन के लिए अवेयरनेस चाहिए, अवेयरनेस के लिए रिव्यू चाहिए और रिव्यू के लिए डिसिप्लिन चाहिए। मेंटल लेवल पर ट्रेडर को फ्लेक्सिबल रहना होता है। सर्टेनिटी आराम देती है लेकिन अक्सर गलत होती है। बिना प्रिंसिपल्स छोड़े बिलीफ्स को एडजस्ट करने की विलिंगनेस मैच्योरिटी की निशानी है। एल्डर बताते हैं कि प्रिंसिपल्स टिके रहते हैं, टैक्टिक्स बदलते रहते हैं। लर्निंग में एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना भी शामिल है। ट्रेडिंग कभी पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं होगी, अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी। स्ट्रेस कम हो सकता है, खत्म नहीं। इस सच्चाई को स्वीकार करने से फ्रस्ट्रेशन और अनरियलिस्टिक गोल्स कम होते हैं। एल्डर एक सटल लेसन पेशेंस का भी देते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए। इंप्रूवमेंट धीरे धीरे होती है, ब्रेक थ्रूज रेयर होते हैं। प्रोग्रेस रोज दिखे ऐसा जरूरी नहीं। जो ट्रेडर जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन की उम्मीद करते हैं वे अक्सर जल्दी हार मान लेते हैं। एल्डर ट्रेडर को सक्सेस मापने का तरीका भी बदलने को कहते हैं। पीक प्रॉफिट से नहीं, कंसिस्टेंसी और लॉन्जेविटी से। गेम में टिके रहना शॉर्ट टर्म रिजल्ट से ज्यादा मायने रखता है। टाइम प्रोबेबिलिटीज को काम करने का मौका देता है।
टाइम लर्निंग को कंपाउंड करता है। मार्केट ट्रेडर की बार बार परीक्षा लेगी, कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होगा, डिसिप्लिन चुनौती में पड़ेगा। ट्रेडर का काम मार्केट को जीतना नहीं है, उसका काम है उसके अंदर एडेप्टेबल बने रहना। ये माइंडसेट कंप्लेसेंसी से बचाता है। जो ट्रेडर मान लेता है कि सीखना कभी खत्म नहीं होता, वो अलर्ट रहता है, वो अजम्पशंस पर सवाल करता है, परफॉर्मेंस रिव्यू करता है, ग्राउंडेड रहता है। एल्डर के अनुसार ट्रेडिंग मास्टरी शांत होती है, ये ड्रामेटिक नहीं होती, ये खुद को अनाउंस नहीं करती, ये कंसिस्टेंसी में दिखती है, इमोशनल कंट्रोल में दिखती है और रिस्क के सम्मान में दिखती है। कोई फाइनल सिस्टम नहीं है, कोई परमानेंट सर्टेनिटी नहीं है, सिर्फ ऑनगोइंग रिफाइनमेंट है। जो इसे स्वीकार करते हैं वे आगे बढ़ते रहते हैं, जो इसका विरोध करते हैं वे पीछे रह जाते हैं। ट्रेडिंग कोई रेस नहीं है जिसे खत्म करना हो, ये एक यात्रा है जो उन्हीं को रिवॉर्ड देती है जो सीखते रहने को तैयार रहते हैं। अध्याय 11, ट्रेडिंग इज अ हाई रिस्क गेम। दोस्तों, बहुत से लोग ट्रेडिंग में ये सोचकर आते हैं कि ये मुश्किल तो है लेकिन संभाली जा सकती है। वे लॉसेस की उम्मीद करते हैं लेकिन फेलियर की नहीं। अलेक्जेंडर एल्डर इसी सोच को सबसे पहले ठीक करते हैं। ट्रेडिंग सिर्फ चैलेंजिंग नहीं है, ये उन सबसे डिमांडिंग प्रोफेशंस में से एक है जिसे कोई इंसान चुन सकता है, और इसका रिस्क उतना ही ज्यादा है जितना ज्यादातर बिगिनर्स मानने को तैयार नहीं होते। ट्रेडिंग आजादी देती है लेकिन प्रोटेक्शन छीन लेती है। न कोई सैलरी होती है, न जॉब सिक्योरिटी, न कोई सुपरवाइजर जो नुकसान को रोक सके, और न कोई तय रास्ता जिससे आगे बढ़ा जा सके। हर फैसला सीधे पैसे से जुड़ा होता है और हर गलती की कीमत तुरंत चुकानी पड़ती है। एल्डर बताते हैं कि ये माहौल कॉन्फिडेंट लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस होना प्रिपरेशन नहीं है। ज्यादातर नए ट्रेडर अपनी रेडीनेस को ज्यादा आंक लेते हैं। वे इंटरेस्ट को कमिटमेंट समझ लेते हैं और नॉलेज को स्किल। किताबें पढ़ लेना, मार्केट देखना और कुछ ट्रेड्स ले लेना फेमिलियरिटी देता है, कॉम्पिटेंस नहीं। असली रिस्क के साथ ट्रेडिंग करना बिल्कुल अलग अनुभव होता है। इमोशनल प्रेशर बिहेवियर को ऐसे बदल देता है जिसकी ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं करते। एल्डर जोर देते हैं कि मार्केट मेहनत को रिवॉर्ड नहीं करता, वो डिसिप्लिन और रिस्ट्रेंट को रिवॉर्ड करता है। कोई इंसान बहुत मेहनत कर सकता है, गंभीरता से पढ़ सकता है, फिर भी पैसा गंवा सकता है अगर इमोशनल कंट्रोल फेल हो जाए। ये सच्चाई बहुत से ट्रेडर्स को झटका देती है, क्योंकि ये बाकी प्रोफेशंस में मिलने वाली सक्सेस की समझ के उलट है। ट्रेडिशनल करियर्स में मिस्टेक्स अक्सर ऑर्गेनाइजेशन संभाल लेती है। ट्रेनिंग मिलती है, फीडबैक मिलता है, सेकंड चांसेस मिलते हैं। ट्रेडर को इनमें से कुछ नहीं मिलता। मार्केट गलती समझाता नहीं है, दोहराने पर माफ नहीं करता। कैपिटल ही स्कोर कार्ड होता है और जब वो खत्म हो जाता है तो खेल भी खत्म हो जाता है। इसीलिए एल्डर ट्रेडिंग को हाई रिस्क प्रोफेशन कहते हैं, कोई साइड एक्टिविटी नहीं। इसे कैजुअली लेना एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच खतरनाक गैप बना देता है। जब लॉसेस आते हैं तो अनप्रिपेयर्ड ट्रेडर स्ट्रैटेजी से नहीं, इमोशन से रिएक्ट करता है। एल्डर एक और अहम बात बताते हैं, इंटेलिजेंस रिस्क कम नहीं करती, कई बार वो रिस्क बढ़ा देती है। इंटेलिजेंट लोग सोचते हैं कि वे दिमाग से हर समस्या सुलझा लेंगे। वे लॉसेस को जस्टिफाई करते हैं, रूल्स तोड़ते हैं, एग्जिट्स डालते हैं, लेकिन मार्केट लॉजिक से बहस नहीं करता। वो सिर्फ ऑर्डर्स और रिस्क एक्सपोजर पर रिएक्ट करता है। एल्डर ये भी समझाते हैं कि शुरुआती विंस सबसे ज्यादा धोखा देने वाले होते हैं। कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स फॉल्स कॉन्फिडेंस बना देते हैं। ट्रेडर मान लेता है कि सक्सेस उसकी एबिलिटी का सबूत है, जबकि असल में लक और फेवरेबल कंडीशंस ने भूमिका निभाई होती है। यही गलत कॉन्फिडेंस पोजीशन साइज बढ़ाता है और सावधानी कम कर देता है। जब कंडीशंस बदलती हैं तो ऐसे ट्रेडर तैयार नहीं होते। लॉसेस उन्हें अनफेयर लगने लगते हैं। वे अपनी अजम्पशंस की जगह मार्केट को दोष देने लगते हैं। यही इमोशनल रिएक्शन नुकसान को और तेज कर देता है। ट्रेडिंग ऐसी इमोशनल कमजोरियां भी बाहर ले आती है जो आम जिंदगी में छुपी रहती हैं। डर, इम्पेशंस, डिनायल और सही साबित होने की जरूरत। एल्डर बताते हैं कि ट्रेडिंग पर्सनालिटी ट्रेट्स को एम्पलीफाई कर देती है। स्ट्रेंथ्स मदद करती हैं लेकिन वीकनेसेस कई गुना बढ़ जाती हैं। ट्रेडिंग की हाई रिस्क नेचर का मतलब है कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की जगह पर्सनल डिसिप्लिन को आना पड़ता है। ट्रेडर को खुद पर लिमिट्स लगानी होती हैं। इमोशनल बैलेंस बिगड़ने पर ट्रेडिंग रोकनी होती है और ये मानना होता है कि कई बार बाहर बैठना ही सबसे प्रोफेशनल फैसला होता है। एल्डर चेतावनी देते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर एक बड़ी गलती से नहीं बल्कि छोटी छोटी गलतियों की एक सीरीज से फेल होते हैं। रिस्क को नजरअंदाज करना, लॉसेस के बाद साइज बढ़ाना, जल्दी रिकवरी के पीछे भागना और पीछे हटने से इनकार करना, ये सब धीरे धीरे अकाउंट को खत्म कर देते हैं। उस वक्त ये सही लगते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल रिस्क के लिए तैयार न होने की निशानी होते हैं। एल्डर कैपिटल को एक टूल की तरह देखने की बात करते हैं, खाने वाली चीज की तरह नहीं। हाई रिस्क प्रोफेशंस में सर्वाइवल कंजर्वेशन से आता है। जो ट्रेडर सर्वाइवल से पहले प्रॉफिट पर ध्यान देता है वो प्रायोरिटीज उल्टी कर देता है। सर्वाइवल अपॉर्चुनिटी बनाता है, अपॉर्चुनिटी ग्रोथ बनाती है। एल्डर ट्रेडिंग से डिस्करेज नहीं करते, वे उसे साफ साफ दिखाते हैं। ट्रेडिंग इंडिपेंडेंस और इंटेलेक्चुअल चैलेंज दे सकती है, लेकिन सिर्फ उन्हें जो इसके रिस्क का सम्मान करते हैं। रियलिज्म प्रोटेक्शन है, इल्यूजन एक्सपोजर है। जब ट्रेडर ये मान लेता है कि ट्रेडिंग हाई रिस्क प्रोफेशन है तो उसका बिहेवियर बदल जाता है।
एक्साइटमेंट की जगह प्रिपरेशन आ जाती है, होप की जगह प्लानिंग, अर्जेंसी की जगह पेशेंस। वो ये पूछना बंद कर देता है कि कितना कमा सकता हूं और ये पूछना शुरू कर देता है कि कितने समय तक टिक सकता हूं। ये बदलाव एम्बिशन को कम नहीं करता, उसे ग्राउंडेड बनाता है। जो लोग रिस्क को ईमानदारी से स्वीकार करते हैं वे अलग तरह से एक्ट करते हैं, पोजीशन साइज कम रखते हैं, लॉसेस का सम्मान करते हैं, इमोशनल डिसीजन से बचते हैं, ट्रेडिंग को मैच्योरिटी से करते हैं, एंथुजियाज्म से नहीं। ट्रेडिंग अनसेफ इसलिए नहीं है कि मार्केट क्रूर है, ये अनसेफ इसलिए है क्योंकि अनसर्टेनिटी में इंसानी बिहेवियर अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। एल्डर का मैसेज साफ है, मार्केट को हराना नहीं है, उसका सम्मान करना है। जो रिस्क को कम आंकते हैं वे सबक नुकसान से सीखते हैं, जो उसे पहले स्वीकार कर लेते हैं वे टिके रहने का मौका पाते हैं। ट्रेडिंग प्रिपरेशन रियलिज्म और रेस्ट्रेंट को रिवॉर्ड करती है। इनके बिना रिस्क भारी पड़ जाता है, इनके साथ रिस्क मैनेजेबल बन जाता है। यही फर्क है ट्रेडिंग का सपना देखने में और उसमें जिंदा रहने में। अध्याय 12, व्हाई ट्रेडर्स लूज। दोस्तों, ट्रेडिंग की सबसे अनकंफर्टेबल सच्चाइयों में से एक ये है, इंटेलिजेंस आपको बचा नहीं सकती, एजुकेशन आपको बचा नहीं सकती, हार्ड वर्क भी आपको बचा नहीं सकता। अलेक्जेंडर एल्डर बताते हैं कि मार्केट में होने वाले कुछ सबसे दर्दनाक नुकसान इग्नोरेंस से नहीं बल्कि इंटेलेक्ट पर टिकी कॉन्फिडेंस से आते हैं। स्मार्ट लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ट्रेंड होते हैं। वे एनालाइज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, रीजन करते हैं और हर चीज एक्सप्लेन करना जानते हैं। ज्यादातर प्रोफेशंस में ये स्किल्स रिवॉर्ड होती हैं, लेकिन ट्रेडिंग में यही स्किल्स कई बार लायबिलिटी बन जाती हैं। मार्केट क्लासरूम या ऑफिस की तरह लॉजिक पर रिस्पॉन्ड नहीं करता, वो अनसर्टेनिटी में ह्यूमन बिहेवियर पर रिएक्ट करता है। हाईली इंटेलिजेंट ट्रेडर अक्सर ये उम्मीद करते हैं कि एफर्ट का सीधा नतीजा मिलेगा। जब ऐसा नहीं होता तो फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है, वे और जोर लगाते हैं और गहराई से एनालिसिस करते हैं। अनसर्टेनिटी को स्वीकार करने की जगह एक्सप्लेनेशंस ढूंढते हैं। हर चीज समझ लेने की ये जरूरत इमोशनल प्रेशर पैदा कर देती है। एल्डर बताते हैं कि स्मार्ट ट्रेडर इंटेलेक्चुअल एरोगेंस के लिए खास तौर पर वल्नरेबल होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे लॉस को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो अगली बार उसे कंट्रोल कर लेंगे। वे एक्सप्लेनेशन को मास्टरी समझ लेते हैं, लेकिन मार्केट एक्सप्लेनेशंस को रिवॉर्ड नहीं करता, वो रिस्ट्रेंट को रिवॉर्ड करता है। एक और बड़ा खतरा एल्डर बताते हैं, सही साबित होने की जरूरत। इंटेलिजेंट लोग अक्सर अपनी सेल्फ वर्थ को करेक्टनेस से जोड़ लेते हैं। गलत होना पर्सनल लगने लगता है। ट्रेडिंग में गलत होना अनअवॉइडेबल है। मार्केट बार बार ओपिनियंस को इनवैलिडेट करता है। जो ट्रेडर इसे इमोशनली स्वीकार नहीं कर पाते वे एग्जिट्स को टालते हैं, स्टॉप्स डिले करते हैं और लॉसेस को जस्टिफाई करने लगते हैं। ये रेजिस्टेंस ज्यादातर कॉन्शियस नहीं होती, ये कॉन्फिडेंस, पेशेंस या कन्विक्शन के रूप में दिखती है, लेकिन असल में ये ईगो होता है जो आइडेंटिटी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। ट्रेडर जितना ज्यादा स्मार्ट होता है उसकी रैशनलाइजेशन उतनी ही कन्विंसिंग लगती है। एजुकेशन भी फॉल्स सिक्योरिटी देती है। इकोनॉमिक्स, फाइनेंस या स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज ट्रेडर को कंट्रोल का एहसास देता है। उसे लगता है कि वो जानता है मार्केट को क्या करना चाहिए। जब प्राइसेस उम्मीद के मुताबिक नहीं चलती तो टेंशन बढ़ती है। ट्रेडर रिस्क मैनेज करने की जगह मार्केट से लड़ने लगता है। एल्डर जोर देते हैं कि मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हैं। वो क्रेडेंशियल्स पर रिएक्ट नहीं करता, वो सप्लाई और डिमांड पर रिएक्ट करता है जो ह्यूमन इमोशन से बनती है। जो ट्रेडर्स सिर्फ इंटेलिजेंस पर भरोसा करते हैं वे इस इमोशनल फोर्स को कम आंक लेते हैं। हार्ड वर्क भी एक ट्रैप बन सकता है। स्मार्ट ट्रेडर लॉसेस के बाद और ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। ज्यादा स्टडी, ज्यादा मॉनिटरिंग, ज्यादा ट्रेडिंग। एक्टिविटी प्रोडक्टिव लगती है, लेकिन असल में ये इमोशनल मिस्टेक्स के एक्सपोजर को बढ़ा देती है। एल्डर बताते हैं कि ट्रेडिंग उन गिने चुने फील्ड्स में से एक है जहां ज्यादा कोशिश करना नतीजों को और खराब कर सकता है। ओवर ट्रेडिंग, ओवर एनालिसिस और ओवर कॉन्फिडेंस धीरे धीरे परफॉर्मेंस को खा जाते हैं। फ्रस्ट्रेशन से निकली मेहनत से बेहतर शांत डिसिप्लिन काम करता है। एल्डर एक सटल लेकिन अहम बात भी कहते हैं, स्मार्ट लोग सेल्फ डिसेप्शन में भी माहिर होते हैं। वे खराब फैसलों को जस्टिफाई करने के लिए कन्विंसिंग कहानियां बना लेते हैं। लॉसेस टेम्पररी सेटबैक बन जाते हैं, रूल वायलेशंस कैलकुलेटेड रिस्क बन जाते हैं। समय के साथ ये कहानियां डिसिप्लिन की जगह ले लेती हैं। इसीलिए एल्डर ह्यूमिलिटी पर इतना जोर देते हैं। ह्यूमिलिटी मतलब मॉडेस्टी नहीं है, ह्यूमिलिटी मतलब रियलिज्म है। ये स्वीकार करना कि मार्केट कॉम्प्लेक्स है, अनप्रिडिक्टेबल है और किसी भी इंडिविजुअल से बड़ी है। जो ट्रेडर इस रियलिटी का सम्मान करता है वो डिफेंसिवली एक्ट करता है। जो इसे नकारता है वो बेवजह रिस्क लेता है। स्मार्ट ट्रेडर रैंडमनेस से भी जूझते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि स्किल जल्दी डोमिनेट करेगी। जब रैंडमनेस बीच में आती है तो उन्हें अनफेयर लगता है। एल्डर समझाते हैं कि प्रोबेबिलिटी समय के साथ अनफोल्ड होती हैं, ट्रेड बाय ट्रेड नहीं। इंटेलिजेंस तुरंत वैलिडेशन चाहती है, ट्रेडिंग वो कम ही देती है। ये मिसमैच इमोशनल स्ट्रेन पैदा करता है। ट्रेडर या तो सही प्रैक्टिसेस छोड़ देता है या गलत बिलीफ्स पर और जोर देता है। दोनों रास्ते नुकसान की तरफ ले जाते हैं। एल्डर इंटेलिजेंस के खिलाफ नहीं है, वे उसे सही जगह रखते हैं। इंटेलिजेंस को डिसिप्लिन के अधीन होना चाहिए।
नॉलेज को रिस्क कंट्रोल की सेवा करनी चाहिए। एनालिसिस को डिसीजन मेकिंग की मदद करनी चाहिए, ईगो की नहीं। एल्डर जिन सबसे सफल ट्रेडर्स की बात करते हैं वे सबसे ब्रिलियंट नहीं होते, वे सबसे कंसिस्टेंट होते हैं। वे अनसर्टेनिटी को स्वीकार करते हैं, वे रूल्स को फॉलो करते हैं तब भी जब इमोशनली उन्हें असहमत होना पड़े। वे प्रोबेबिलिटीज को बिना दखल दिए काम करने देते हैं। यहाँ एक और जरूरी आइडिया है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। स्मार्ट ट्रेडर अक्सर बाहर देखते हैं, मार्केट, डेटा, न्यूज। एल्डर ध्यान अंदर की तरफ मोड़ते हैं। अपने रिएक्शंस को समझना हर मार्केट वेरिएबल को समझने से ज्यादा जरूरी है। जब ट्रेडर अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व करना सीखता है तो एरोगेंस नरम पड़ती है, इमोशनल पैटर्न्स दिखने लगते हैं, फैसले साफ होते जाते हैं। इंटेलिजेंस एक टूल बन जाती है, खुद के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला हथियार नहीं। ट्रेडिंग आखिरकार सबको हम्बल बना देती है। सवाल सिर्फ इतना है, ह्यूमिलिटी कब आती है? अवेयरनेस के जरिए जल्दी या लॉस के जरिए देर से? एल्डर का मैसेज साफ है, जो मार्केट का सम्मान पहले सीख लेते हैं वे ज्यादा समय तक टिकते हैं। स्मार्ट लोग एबिलिटी की कमी से फेल नहीं होते, वे फेल होते हैं क्योंकि एबिलिटी ब्लाइंड स्पॉट्स बना देती है। ट्रेडिंग ब्रिलियंस को नहीं, ह्यूमिलिटी को रिवॉर्ड करती है। एफर्ट को नहीं, रिस्ट्रेंट को रिवॉर्ड करती है। सर्टेनिटी को नहीं, रियलिज्म को रिवॉर्ड करती है। जब इंटेलिजेंस डिसिप्लिन की सेवा करती है तो वो एसेट बनती है, और जब वो ईगो की सेवा करती है तो लायबिलिटी बन जाती है। इसे समझना इंटेलिजेंस को कम नहीं करता, ये उसे उसी जगह काम पर लगाता है जहां वो सच में काम आती है। अध्याय 13, इमोशनल ट्रेडिंग, होप, फियर और ग्रीड। दोस्तों, बहुत कम चीजें ट्रेडर को उतनी चुपचाप नुकसान पहुंचाती हैं जितनी इमोशनल सेल्फ डिसेप्शन। अलेक्जेंडर एल्डर समझाते हैं कि मार्केट सीधे ट्रेडर को नहीं हराती, ट्रेडर खुद को हराता है, उन भावनाओं से चिपककर जो अंदर से कंफर्टिंग लगती हैं लेकिन पैसे के लिहाज से विनाशकारी होती हैं। इनमें सबसे खतरनाक है होप, फियर और डिनायल। होप जिंदगी में अक्सर अच्छी मानी जाती है, लेकिन ट्रेडिंग में ये एक ट्रैप बन जाती है। होप ट्रेडर को लूजिंग ट्रेड में फंसे रहने के लिए मनाती है, तब भी जब ओरिजिनल आइडिया पूरी तरह फेल हो चुका होता है। ये कान में कहती है कि प्राइस वापस आ जाएगा, मार्केट गलत है, पेशेंस का फल मिलेगा। लेकिन हकीकत में होप उन फैसलों को टाल देती है जिन्हें तुरंत लेना चाहिए। एल्डर बताते हैं कि होप अक्सर तब आती है जब डिसिप्लिन की जरूरत होती है। स्टॉप हिट हो चुका होता है, प्लान टूट चुका होता है, लेकिन एक्शन लेने की जगह ट्रेडर इंतजार करता है। होप एक्शन की जगह ले लेती है। छोटे लॉसेस बड़े बन जाते हैं, मार्केट की वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि ट्रेडर रियलिटी स्वीकार नहीं करता। फियर अलग तरह से काम करता है। फियर ज्यादातर लॉसेस के बाद आता है, पहले नहीं। ट्रेडर ट्रिगर दबाने से डरने लगता है, अच्छे ट्रेड्स में एंट्री लेने से हिचकता है, साइज बहुत छोटा कर देता है या पूरी तरह ट्रेडिंग से दूर हो जाता है। फियर प्रॉफिट्स में भी आता है, गेन्स वापस ना चले जाएं, इस डर से ट्रेडर बहुत जल्दी एग्जिट कर लेता है। फियर प्रोटेक्टिव लगता है लेकिन बिहेवियर को बिगाड़ देता है। एल्डर समझाते हैं कि फियर फोकस को संकीर्ण कर देता है। ट्रेडर प्रोबेबिलिटीज में सोचना बंद कर देता है और आउटकम्स में सोचने लगता है। हर ट्रेड ऐसा लगने लगता है जैसे उसे जीतना ही चाहिए। यही प्रेशर, हेजिटेशन, इनकंसिस्टेंसी और रिग्रेट को जन्म देता है। डिनायल इन तीनों में सबसे सटल और सबसे खतरनाक है। डिनायल सीखने से रोकता है। डिनायल में ट्रेडर अपनी गलती मानने से इनकार कर देता है। वो मार्केट, न्यूज, ब्रोकर या बैड लक को दोष देता है। लॉसेस को इस तरह एक्सप्लेन करता है कि सेल्फ इमेज सुरक्षित रहे। एल्डर जोर देते हैं कि डिनायल कोई कॉन्शियस झूठ नहीं होता, ये एक साइकोलॉजिकल डिफेंस है। गलती मान लेना आइडेंटिटी के लिए खतरा बन जाता है, खासकर उन ट्रेडर्स के लिए जो खुद को केपेबल और इंटेलिजेंट मानते हैं। डिनायल उन्हें बिना बिहेवियर बदले ट्रेडिंग जारी रखने देता है। होप लूजिंग ट्रेड्स में, फियर नई अपॉर्चुनिटीज में और डिनायल लॉसेस के बाद। ये कॉम्बिनेशन एक डिस्ट्रक्टिव लूप बना देता है। ट्रेडर लूजर्स को बहुत देर तक पकड़ता है, विनर्स से बहुत जल्दी निकल जाता है और बिना सुधारे वही गलतियां दोहराता रहता है। समय के साथ ये पैटर्न कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों को खा जाता है। एल्डर बताते हैं कि मार्केट इमोशनल कमजोरियों को इसलिए उजागर करती है क्योंकि यहां फीडबैक तुरंत मिलता है, लॉसेस जल्दी आते हैं, कोई बफर नहीं होता। जो ट्रेडर खुद से ईमानदारी से सामना करने को तैयार नहीं होते, उनके लिए ये फीडबैक असहनीय हो जाता है। इमोशनल डिफेंसेस अपने आप एक्टिवेट हो जाते हैं। एल्डर की एक सबसे अहम बात यह है कि इमोशंस दुश्मन नहीं है, अनएग्जामिन्ड इमोशंस दुश्मन है। होप, फियर और डिनायल तब खतरनाक बनते हैं जब वे फैसले लेने लगते हैं बजाय इसके कि उन्हें ऑब्जर्व किया जाए। प्रोफेशनल ट्रेडर इमोशन के खत्म होने का इंतजार नहीं करते, वे इमोशन के बावजूद एक्शन लेते हैं। एल्डर साफ कहते हैं कि कंफर्ट का इंतजार करना अव्यवहारिक है। डिसिप्लिन की जरूरत जिस पल होती है उस पल कंफर्ट शायद ही कभी मौजूद होता है। होप की जगह प्लानिंग को आना चाहिए, फियर को रिस्क कंट्रोल से मैनेज करना चाहिए, डिनायल को ऑनेस्टी और रिव्यू से तोड़ना चाहिए। ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स नहीं हैं, ये स्किल्स हैं जो अवेयरनेस और रेपिटेशन से बनती हैं। एल्डर ये भी बताते हैं कि इमोशनल सेल्फ डिसेप्शन अक्सर लॉसेस की एक सीरीज के बाद और तेज हो जाती है। ट्रेडर जल्दी रिकवरी का दबाव महसूस करता है, होप डेस्परेशन बन जाती है,
फियर पैरालिसिस बन जाता है। डिनायल रेकलेस बिहेवियर को जस्टिफाई करने लगती है। इसीलिए एल्डर जोर देते हैं कि जब इमोशनल बैलेंस बिगड़ जाए तो ट्रेडिंग से दूर हट जाना चाहिए। इमोशनली अनस्टेबल हालत में ट्रेड जारी रखना नुकसान को और बढ़ाता है। रिकवरी फोर्सिंग से नहीं, रुकने से शुरू होती है। एल्डर ये भी समझाते हैं कि डिनायल ग्रोथ को रोक देता है। जो ट्रेडर गलती मान ही नहीं सकता वो उसे सुधार भी नहीं सकता। वो वही बिहेवियर दोहराता रहता है और अलग नतीजों की उम्मीद करता है। समय बीतता है लेकिन स्किल नहीं बढ़ती। इमोशनल सेल्फ डिसेप्शन का सामना करने के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए। ये स्वीकार करना पड़ता है कि दिमाग कैपिटल की कीमत पर खुद को बचाने की कोशिश करेगा। ट्रेडर को अपनी ही कहानियों पर सवाल करना सीखना होता है। मैं अभी भी इस ट्रेड में क्यों हूं? रुकने के लिए क्या एविडेंस है? मैं इंफॉर्मेशन पे एक्ट कर रहा हूं या इमोशन पर? ये सवाल ऑटोमेटिक बिहेवियर को तोड़ते हैं, फीलिंग और एक्शन के बीच जगह बनाते हैं। समय के साथ यही जगह डिसिप्लिन बन जाती है। एल्डर इस प्रोसेस को आसान नहीं बताते। ये अनकंफर्टेबल है, आइडेंटिटी को चुनौती देता है, लेकिन जरूरी है। ट्रेडिंग ऑप्टिमिज्म को रिवॉर्ड नहीं करती, वो ऑनेस्टी को रिवॉर्ड करती है। होप को नहीं, रियलिज्म को रिवॉर्ड करती है। जब ट्रेडर खुद से झूठ बोलना बंद कर देता है तो फैसले साफ होने लगते हैं। लॉसेस जल्दी एक्सेप्ट हो जाते हैं। मिस्टेक्स छुपाए नहीं जाते, स्टडी किए जाते हैं। इमोशनल एनर्जी बर्बाद होने की जगह बचती है। होप, फियर और डिनायल कभी खत्म नहीं होंगे। ये इंसान होने का हिस्सा है। गोल एलिमिनेशन नहीं है, गोल अवेयरनेस और कंट्रोल है। जो ट्रेडर इन इमोशंस को पहचानना सीख लेता है उसे एक बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। वो मार्केट से बहस करना बंद कर देता है। वो गलतियों का बचाव करना बंद कर देता है। वो रिएक्ट करने की जगह रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। मार्केट सेल्फ डिसेप्शन को बेरहमी से पनिश करती है और रियलिटी का सामना करने वालों को रिवॉर्ड करती है, चाहे वो कितना ही अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। ट्रेडिंग सक्सेस वहीं से शुरू होती है जहां इमोशनल कंफर्ट की जगह इमोशनल ऑनेस्टी आ जाती है। अध्याय 14, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। दोस्तों, ट्रेडिंग की सबसे जिद्दी ट्रैप्स में से एक है कंट्रोल का भ्रम। ट्रेडर चार्ट्स पढ़ते हैं, न्यूज़ फॉलो करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, ऑर्डर्स लगाते हैं और धीरे धीरे ये महसूस होने लगता है कि अब नतीजे मेहनत और इंटेलिजेंस के हिसाब से चलने चाहिए। अलेक्जेंडर एल्डर बताते हैं कि ये एहसास कंफर्टिंग होता है लेकिन खतरनाक भी। ट्रेडिंग में कंट्रोल का ये एहसास अक्सर एक इल्यूजन होता है। मार्केट सर्टेनिटी पर रिएक्ट नहीं करती, वो प्रोबेबिलिटी पर रिएक्ट करती है। फिर भी ट्रेडर ऐसा बिहेव करते हैं जैसे अच्छा एनालिसिस नतीजों की गारंटी देता हो। जब ट्रेड्स काम करते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जब ट्रेड्स फेल होते हैं फ्रस्ट्रेशन आती है। अंदर की अजम्पशन वही रहती है, अगर मैं सही काम करूं तो मार्केट को कोऑपरेट करना चाहिए। यही अजम्पशन धीरे धीरे बिहेवियर को शेप करती है। ट्रेडर पोजीशंस की जगह ओपिनियंस पकड़ने लगते हैं। एक्सपोजर मैनेज करने की जगह आइडियाज डिफेंड करने लगते हैं। डिसिप्लिन रहने की जरूरत से ज्यादा सही साबित होने की जरूरत हावी हो जाती है। एल्डर एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। ट्रेडर आउटकम्स को कंट्रोल नहीं करते, वे डिसीजंस को कंट्रोल करते हैं। प्रिपरेशन को कंट्रोल करते हैं, रिस्क को कंट्रोल करते हैं। ऑर्डर लगते ही कंट्रोल मार्केट के हाथ में चला जाता है। प्राइस मूवमेंट उन फोर्सेस से चलता है जो किसी भी एक इंसान की सोच से कहीं बड़ी होती हैं। कंट्रोल का इल्यूजन अक्सर अर्ली सक्सेस के बाद और मजबूत हो जाता है। कुछ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मास्टरी का सबूत लगने लगते हैं। ट्रेडर रूल से ज्यादा अपने जजमेंट पर भरोसा करने लगता है। स्टॉप्स ढीले हो जाते हैं, साइज बढ़ने लगता है, प्लान्स ओवरराइड होने लगते हैं। कॉन्फिडेंस शांत रहने की जगह असर्टिव हो जाता है। यहीं से नुकसान शुरू होता है। एल्डर समझाते हैं कि कॉन्फिडेंस तब खतरनाक बनता है जब वो अनसर्टेनिटी से कट जाता है। मार्केट लगातार बदलती रहती है, कंडीशंस बिना वार्निंग के शिफ्ट होती हैं। जो कल काम कर रहा था वो आज फेल हो सकता है। जो ट्रेडर आउटकम्स को कंट्रोल करने में विश्वास करता है वो अडेप्ट करने का विरोध करता है। वो पास्ट सक्सेस से चिपक जाता है। कंट्रोल के इल्यूजन का एक और रूप प्रेडिक्शन है। ट्रेडर को तब ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है जब उसे लगता है कि वो जानता है आगे क्या होने वाला है। फोरकास्ट्स इमोशनल कंफर्ट देती हैं, एंग्जाइटी कम करती हैं, लेकिन अटैचमेंट भी बना देती हैं। जब प्राइस फोरकास्ट के खिलाफ जाता है तो डिनायल और रैशनलाइजेशन सामने आते हैं। एल्डर जोर देते हैं कि सक्सेस के लिए प्रेडिक्शन जरूरी नहीं है, प्रोबेबिलिटी जरूरी है। जो ट्रेडर अनसर्टेनिटी को स्वीकार कर लेता है वो अलग तरह से एक्ट करता है। वो एक आउटकम से इमोशनली कमिट नहीं करता, वो मल्टीपल आउटकम्स के लिए तैयार रहता है। फॉल्स कंट्रोल ओवर एनालिसिस में भी दिखता है। ट्रेडर सोचता है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन मतलब ज्यादा सर्टेनिटी। इंडिकेटर्स बढ़ते जाते हैं, मार्केट्स बढ़ते जाते हैं, ओपिनियंस बढ़ी जाती हैं, लेकिन असल में एक्सेस इंफॉर्मेशन कंफ्यूजन बढ़ा देती है। डिसीजंस धीमे हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस फ्रेजाइल बन जाता है। यहां इल्यूजन यह है कि कंप्लेक्सिटी कंट्रोल बनाती है। एल्डर बताते हैं कि अक्सर सिंप्लिसिटी क्लैरिटी लाती है। कम वेरिएबल्स बेहतर एग्जीक्यूशन देते हैं और बेहतर एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी बनाता है। कंट्रोल के इल्यूजन का एक सटल रूप टूल से इमोशनल अटैचमेंट है।
ट्रेडर कुछ इंडिकेटर्स, स्ट्रैटेजीज या पैटर्न्स पर भरोसा करने लगता है क्योंकि वे पहले काम कर चुके होते हैं। जब ये टूल्स फेल होते हैं तो वो एनवायरनमेंट की जगह एग्जीक्यूशन को दोष देता है, पीछे हटने की जगह और ज्यादा जोर लगाता है। एल्डर याद दिलाते हैं कि कोई भी टूल हर कंडीशन में काम नहीं करता। मार्केट इवॉल्व होती रहती है। टूल्स बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करते हैं, सर्टेनिटी को नहीं। टूल्स को गारंटी मानना कंट्रोल के इल्यूजन को और मजबूत करता है। इस इल्यूजन का सबसे खतरनाक नतीजा लॉसेस का विरोध करना है। जब ट्रेडर मान लेता है कि वो आउटकम्स को कंट्रोल करता है तो लॉसेस अनफेयर लगने लगते हैं। वे बिजनेस का कॉस्ट नहीं, मिस्टेक लगने लगते हैं। ट्रेडर प्रोफेशनल तरीके से एक्सेप्ट करने की जगह इमोशनली फाइट करने लगता है। एक्सेप्टेंस रेजिग्नेशन नहीं है, एक्सेप्टेंस रियलिज्म है। एल्डर जोर देते हैं कि अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना ट्रेडर को कमजोर नहीं बनाता, ये उसे मजबूत बनाता है। फोकस आउटकम से हटकर प्रोसेस पर चला जाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर सक्सेस को अलग तरह से मापते हैं। वे ये नहीं पूछते मैं सही था या नहीं, वे पूछते हैं मैंने रिस्क मैनेज किया या नहीं। वे जानते हैं कि अच्छे डिसीजन से भी लॉसेस हो सकते हैं और खराब डिसीजन से विन्स भी। समय के साथ करेक्टनेस से ज्यादा डिसिप्लिन मायने रखता है। एल्डर एक और अहम इंसाइट देते हैं, एक्सेप्टेंस से इमोशनल रिलीफ मिलता है। जब ट्रेडर आउटकम्स को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देता है तो प्रेशर कम हो जाता है। हर ट्रेड एक फैसले की तरह नहीं, कई ट्रेड्स में से एक लगने लगता है। जजमेंट बेहतर हो जाता है। ट्रेडिंग में कंट्रोल कुछ सीमित लेकिन पावरफुल जगहों पर होता है। पोजीशन साइज, रिस्क लिमिट्स, एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट रूल्स, प्रिपरेशन, रिव्यू, ये कंट्रोलेबल है। प्राइस मूवमेंट नहीं है। एल्डर बताते हैं कि जो ट्रेडर कंट्रोलेबल चीजों पर फोकस करते हैं वे वोलेटिलिटी में भी शांत रहते हैं। वे रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं। कंडीशंस खराब हों तो साइज कम करते हैं। इमोशनल बैलेंस बिगड़े तो दूर हट जाते हैं। जो ट्रेडर कंट्रोल के इल्यूजन में फंसे रहते हैं वे उल्टा बिहेव करते हैं। स्ट्रेस में एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, प्राइस से बहस करने लगते हैं, प्रोटेक्शन की जगह कंफर्मेशन ढूंढते हैं। इस इल्यूजन को तोड़ने के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए। ये मानना पड़ता है कि मार्केट एक्सप्लेनेशंस नहीं देती, वो इंटेलिजेंस को सीधे रिवॉर्ड नहीं करती, वो कंसिस्टेंसी और रिस्ट्रेंट को रिवॉर्ड करती है। ये लेसन कॉन्फिडेंस छोड़ने को नहीं कहता, ये उसे ग्राउंडेड बनाने को कहता है। असली कॉन्फिडेंस ये जानने से आता है कि आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या नहीं। प्रेडिक्शन पर नहीं, प्रोसेस पर भरोसा करने से आता है। जब ट्रेडर आउटकम्स को कंट्रोल करने की जरूरत छोड़ देता है तो कुछ जरूरी बदल जाता है। लॉसेस मैनेजेबल लगने लगते हैं, विन्स ज्यादा नशा नहीं चढ़ाते, डिसीजन साफ होने लगते हैं, ट्रेडिंग शांत हो जाती है। मार्केट हमेशा अनसर्टेन रहेगी, ये कोई कमी नहीं है, यही उसका एनवायरनमेंट है। जो ट्रेडर इसे स्वीकार कर लेता है वो रियलिटी से लड़ना बंद कर देता है और उसके अंदर काम करना शुरू कर देता है। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं करते, आप उसके अंदर अपने बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। यही समझ फॉल्स कॉन्फिडेंस को हटाती है और उसकी जगह कुछ ज्यादा टिकाऊ देती है। प्रोफेशनलिज्म। अध्याय 15, ओवर ट्रेडिंग, द डेंजर ऑफ ओवर ट्रेडिंग। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली बातों में से एक ये है कि सफलता लगातार एक्शन लेने से आती है। बहुत से ट्रेडर मानते हैं कि बिजी रहना मतलब प्रोडक्टिव होना। वे घंटों स्क्रीन देखते हैं, लगातार स्कैन करते हैं, बार बार ट्रेड्स लेते हैं, ये सोचकर कि मेहनत जरूर नतीजा देगी। अलेक्जेंडर एल्डर समझाते हैं कि ट्रेडिंग में यही सोच चुपचाप अकाउंट्स को बर्बाद कर देती है। मार्केट एक्टिविटी को रिवॉर्ड नहीं करती, वो सिलेक्टिविटी को रिवॉर्ड करती है। ओवर ट्रेडिंग अक्सर ग्रीड से शुरू नहीं होती, ज्यादातर ये बोर्डम से शुरू होती है। ट्रेडर घंटों स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, उन्हें लगता है कि अपने समय को जस्टिफाई करना जरूरी है। जब कोई साफ मौका नहीं दिखता तो वे खुद अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं। छोटा सा मूव मीनिंगफुल लगने लगता है, कमजोर सिग्नल भी ट्रेडेबल लगने लगता है। वेटिंग से बचने के लिए एक्शन लिया जाता है। ये बिहेवियर प्रोडक्टिव लगता है लेकिन ये पूरी तरह इमोशनल होता है। एल्डर बताते हैं कि बोर्डम खतरनाक है क्योंकि ये स्टैंडर्ड्स गिरा देता है। ट्रेडर ये पूछना बंद कर देता है कि ट्रेड क्राइटेरिया पूरा हो रहा है या नहीं, वो ये पूछने लगता है कि कम से कम करने को कुछ तो मिल रहा है या नहीं। ओवर ट्रेडिंग की एक और वजह है इन्वॉल्व महसूस करने की जरूरत। बिना पार्टिसिपेट किए मार्केट को चलते देखना असहज लगता है। जब प्राइस बिना आपके मूव किए चल जाता है तो फोमो पैदा होता है। यही डर ट्रेडर को ऐसे ट्रेड्स में धकेल देता है जिन्हें वो सामान्य हालात में टाल देता। एल्डर जोर देते हैं कि मार्केट उतने मौके नहीं देती जितने ज्यादातर ट्रेडर सोचते हैं। अच्छे ट्रेड्स रेयर होते हैं, वे तब आते हैं जब कंडीशंस अलाइन होती हैं, न कि तब जब ट्रेडर बेचैन होता है। पेशेंस पैसिव नहीं है, ये एक्टिव रिस्ट्रेंट है। कई ट्रेडर पेशेंस को इनएक्टिविटी समझ लेते हैं, जबकि असल में पेशेंस मेहनत मांगती है। इंपल्सेस को रोकना, नॉइज को इग्नोर करना और ये स्वीकार करना कि इंतजार भी काम का हिस्सा है। ये डिसिप्लिन बटन दबाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। ओवर ट्रेडिंग इमोशनल फटीग भी बढ़ाती है। हर ट्रेड के साथ साइकोलॉजिकल वेट जुड़ा होता है। बार बार फैसले लेने से फोकस और क्लैरिटी खत्म होती है। छोटे छोटे लॉसेस सिर्फ पैसे में नहीं, इमोशन में भी जमा होते हैं।
ट्रेडर रिएक्टिव, इम्पेशेंट और केयरलेस हो जाता है। एल्डर समझाते हैं कि मार्केट इमोशनल अर्जेंसी को पनिश करती है। जब ट्रेडर जल्दी करता है तो वो रिस्क को ओवरलुक करता है, कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करता है, मार्जिनल आइडियाज पर ट्रेड करता है। समय के साथ ये बिहेवियर कॉन्फिडेंस और कैपिटल दोनों को कमजोर कर देता है। एल्डर एक और अहम बात बताते हैं, एक्टिविटी कंट्रोल का इल्यूजन पैदा करती है। बिजी रहना इंतजार करने से ज्यादा सुरक्षित लगता है। ट्रेडर सोचता है कि एक्शन लेकर वो अनसर्टेनिटी को मैनेज कर रहा है, जबकि असल में वो प्रोबेबिलिटी बढ़ाए बिना एक्सपोजर बढ़ा रहा होता है। पेशेंस अनसर्टेनिटी के साथ रिश्ता बदल देती है। जो ट्रेडर इंतजार करना सीख जाता है वो मान लेता है कि अपॉर्चुनिटी को फोर्स नहीं किया जा सकता। वो चेस करने की जगह प्रिपेयर करता है, रिएक्ट करने की जगह ऑब्जर्व करता है। ये माइंडसेट स्ट्रेस कम करता है और जजमेंट बेहतर बनाता है। एल्डर एक सटल साइकोलॉजिकल ट्रैप की भी बात करते हैं। कई ट्रेडर सफलता को इस बात से मापते हैं कि उन्होंने कितने ट्रेड्स लिए, न कि इस बात से कि ट्रेड्स कितने अच्छे थे। वे क्वांटिटी गिनते हैं, क्वालिटी नहीं। ये सोच डिसिप्लिन की जगह वॉल्यूम को बढ़ावा देती है। प्रोफेशनल ट्रेडर अलग तरह से सोचते हैं। वे फ्रीक्वेंसी नहीं, एग्जीक्यूशन पर फोकस करते हैं। वे जानते हैं कि कई बार कुछ न करना ही सही फैसला होता है। खराब कंडीशंस में बाहर रहना भी रिस्क मैनेजमेंट का हिस्सा है। पेशेंस ट्रेडर को नॉइज से भी बचाती है। मार्केट में हर समय मूवमेंट होती रहती है, लेकिन उसका ज्यादातर हिस्सा मीनिंगलेस होता है। एल्डर बताते हैं कि हर फ्लक्चुएशन पर रिएक्ट करना हर अफवाह पर भरोसा करने जैसा है। इससे क्लैरिटी नहीं, कंफ्यूजन बढ़ती है। क्लियर कंडीशंस का इंतजार करने से फॉल्स सिग्नल्स कम होते हैं। ट्रेडर तब ट्रेड करता है जब रिस्क और रिवॉर्ड ज्यादा अनुकूल होते हैं। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट कम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बेहतर होते हैं। एल्डर एक और की आइडिया बताते हैं, इमोशनल इंडिपेंडेंस। जो ट्रेडर लगातार एक्शन चाहता है वो अक्सर ट्रेड से वैलिडेशन ढूंढता है। विंस राहत देती हैं, लॉसेस फ्रस्ट्रेशन बढ़ाते हैं। ये इमोशनल डिपेंडेंस बिहेवियर को वॉलेटाइल बना देती है। पेशेंस इस साइकिल को तोड़ देती है। जब ट्रेडर इंतजार में कंफर्टेबल हो जाता है तो वो एक्टिविटी से अपनी सेल्फ वर्थ नहीं जोड़ता। उसे मार्केट से एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए होता। ट्रेडिंग डिलिबरेट बन जाती है, कंपल्सिव नहीं। एल्डर ये भी बताते हैं कि पेशेंस लर्निंग को बेहतर बनाती है। कम ट्रेड्स होने से रिव्यू आसान होता है, पैटर्न साफ दिखते हैं, मिस्टेक साफ पकड़ में आते हैं। ओवर ट्रेडिंग एरर्स को वॉल्यूम के नीचे छुपा देती है। मार्केट टाइमिंग का सम्मान करने वालों को रिवॉर्ड करती है। बहुत जल्दी एंट्री लेने से रिस्क बढ़ता है, बहुत देर से लेने से रिवॉर्ड घटता है। अलाइनमेंट का इंतजार हेजिटेशन नहीं है, ये प्रेपरेशन है। ये लेसन एक गहरी जमी हुई सोच को चुनौती देता है। जिंदगी के ज्यादातर कामों में एफर्ट और रिजल्ट जुड़े होते हैं, लेकिन ट्रेडिंग में रिस्ट्रेंट अक्सर एफर्ट से बेहतर काम करती है। इंतजार करने की डिसिप्लिन एक कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाती है। पेशेंस इमोशनल पीरियड्स में भी सुरक्षा देती है। लॉसेस के बाद जल्दी रिकवर करने की इच्छा तेज होती है। ओवर ट्रेडिंग एक्शन जैसा लगता है, लेकिन अक्सर नुकसान बढ़ा देती है। पीछे हटना बैलेंस वापस लाता है। एल्डर साफ कहते हैं कि ट्रेडिंग स्पीड का टेस्ट नहीं है, ये जजमेंट का टेस्ट है। जो जल्दी करता है वो जल्दी फेल होता है, जो इंतजार करता है वो ज्यादा समय तक टिकता है। मार्केट हमेशा मूवमेंट से लुभाएगी, प्राइस लगातार हिलेगा। चैलेंज कुछ ट्रेड करने को ढूंढना नहीं है, चैलेंज ये चुनना है कि कब ट्रेड नहीं करना है। जब ट्रेडर पेशेंस को वैल्यू देना सीख लेता है तो कुछ बदल जाता है। ट्रेडिंग शांत हो जाती है, फैसले इंटेंशनल लगते हैं, लॉसेस मैनेजेबल लगते हैं, कॉन्फिडेंस ग्राउंडेड बन जाता है। मार्केट सबसे ज्यादा ट्रेड करने वालों को रिवॉर्ड नहीं करती, वो सही समय पर ट्रेड करने वालों को रिवॉर्ड करती है। पेशेंस कमजोरी नहीं है, ये रिस्ट्रेंट के जरिए दिखाई देने वाली ताकत है। और ट्रेडिंग में यही रिस्ट्रेंट अक्सर सर्वाइवल और एग्जॉस्शन के बीच का फर्क बन जाती है। अध्याय 16, लॉसेस और इमोशनल पेन। दोस्तों, जब ट्रेडर लॉसेस की बात करते हैं तो वे अक्सर नंबर्स की बात करते हैं। कितना लॉस हुआ, कितनी जल्दी हुआ, कितना दर्द हुआ। अलेक्जेंडर एल्डर समझाते हैं कि लॉस का दर्द ज्यादातर सिर्फ पैसे की वजह से नहीं होता। सबसे ज्यादा चोट फाइनेंशियल नुकसान से नहीं बल्कि आइडेंटिटी को लगती है। लॉस इस बात को चुनौती देता है कि ट्रेडर खुद को कैसे देखता है। उसकी इंटेलिजेंस, जजमेंट और सेल्फ कंट्रोल पर सवाल उठते हैं। बहुत से लोगों के लिए ट्रेडिंग सेल्फ वर्थ से जुड़ जाती है। जीत वैलिडेशन लगती है, हार फेलियर लगती है। यही इमोशनल जुड़ाव नॉर्मल मार्केट आउटकम्स को पर्सनल वर्डिक्ट बना देता है। एल्डर बताते हैं कि मार्केट इंडिफरेंट होती है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप कौन हैं। वो एफर्ट, प्रिपरेशन या इंटेंशन पर रिएक्ट नहीं करती। लेकिन ट्रेडर लॉसेस को ऐसे महसूस करता है जैसे मार्केट उसे जज कर रही हो। यही गलतफहमी इमोशनल सफरिंग को फाइनेंशियल नुकसान से कहीं ज्यादा बढ़ा देती है। दिमाग मीनिंग ढूंढता है। जब कोई ट्रेड फेल होता है तो ट्रेडर पूछता है, ये मेरे बारे में क्या कहता है। यही सवाल खतरनाक है। ये अनसर्टेनिटी भरे आउटकम को कैरेक्टर के स्टेटमेंट में बदल देता है। नतीजा होता है शर्म, फ्रस्ट्रेशन और सेल्फ डाउट। इसी वजह से लॉसेस डिफेंसिव बिहेवियर को ट्रिगर करते हैं। ट्रेडर लूजिंग पोजीशन से निकलने में हिचकिचाता है,
क्योंकि लॉस स्वीकार करना पर्सनल फेलियर जैसा लगता है। वो होल्ड करता है, होप करता है, रैशनलाइज करता है। ट्रेड जितनी देर खुला रहता है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट उतना बढ़ता जाता है। एल्डर बताते हैं कि ये अटैचमेंट डिसीजन मेकिंग को बिगाड़ देता है। ट्रेड अब ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट नहीं होता, वो एक सिंबल बन जाता है। एग्जिट सरेंडर लगता है। ट्रेड में बने रहना सेल्फ डिफेंस लगता है। मार्केट को इनमें से किसी से फर्क नहीं पड़ता। फियर इस अनुभव को और गहरा कर देता है। ट्रेडर दोबारा गलत साबित होने से डरता है। नेगेटिव सेल्फ इमेज कंफर्म होने का डर होता है। लॉस के बाद हेजिटेशन आ जाती है। एंट्री लेने में सेकंड गेसिंग शुरू हो जाती है। साइज जरूरत से ज्यादा घटा देता है या पूरी तरह ट्रेडिंग से दूर हो जाता है। ये डर पैसे का नहीं होता, ये इमोशनल दर्द से बचने का डर होता है। एल्डर ये भी समझाते हैं कि रिवेंज ट्रेडिंग इतनी आम क्यों है। लॉस के बाद ट्रेडर अपनी आइडेंटिटी वापस पाना चाहता है। एक क्विक विन राहत का वादा करता है। ये साबित करने का वादा करता है कि वो अभी भी केपेबल है। यही अर्जेंसी बिना कंडीशंस देखे इंपल्सिव ट्रेड्स करवा देती है। जब ये ट्रेड्स फेल होते हैं तो नुकसान कई गुना बढ़ जाता है। तब ट्रेडर सिर्फ एक लॉस से नहीं जूझ रहा होता, बल्कि घायल कॉन्फिडेंस से भी। एल्डर एक और अहम बात बताते हैं। ट्रेडर अक्सर रैंडमनेस को पर्सनल बना लेते हैं। सही डिसीजंस के बावजूद मार्केट लूजिंग ट्रेड्स दे सकती है। जो ट्रेडर रैंडमनेस स्वीकार नहीं करता, वो हर लॉस को मिस्टेक मान लेता है। समय के साथ ये कंफ्यूजन और सेल्फ ब्लेम पैदा करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर सेल्फ वर्थ को आउटकम से अलग रखते हैं। वे बिहेवियर को जज करते हैं, रिजल्ट को नहीं। सही तरीके से मैनेज किया गया लॉस फेलियर नहीं है, वो प्रोफेशन का हिस्सा है। और खराब तरीके से मैनेज किया गया विन सक्सेस नहीं, वार्निंग है। ये फर्क बहुत जरूरी है। जब ट्रेडर खुद को सिर्फ आउटकम से जज करता है तो इमोशनल स्विंग्स तेज हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस अनस्टेबल हो जाता है, डिसिप्लिन टूटने लगती है, आइडेंटिटी इक्विटी कर्व के साथ ऊपर नीचे होने लगती है। एल्डर इमोशनल डिस्टेंस बनाने की सलाह देते हैं। इसका मतलब इंडिफरेंस नहीं है, इसका मतलब पर्सपेक्टिव है। ट्रेड्स इवेंट्स हैं, जजमेंट्स नहीं। लॉसेस कॉस्ट्स हैं, इंसल्ट्स नहीं। लॉसेस पर्सनल इसलिए भी लगते हैं क्योंकि ट्रेडिंग अक्सर अकेले की जाती है। कोई टीम नहीं होती जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटे, कोई सुपरवाइजर नहीं होता जो गलती को नॉर्मल बनाए। ट्रेडर पूरा इमोशनल बोझ खुद उठाता है। पर्सपेक्टिव के बिना लॉसेस भारी लगते हैं। एल्डर बताते हैं कि रिकॉर्ड कीपिंग और रिव्यू इस बोझ को हल्का करते हैं। डिसीजंस को लिखने से फोकस इमोशन से हटकर प्रोसेस पर चला जाता है। एक्सपीरियंस बाहर आ जाती है। लॉसेस एक्यूजेशंस नहीं, इंफॉर्मेशन बन जाती हैं। लॉसेस सहना सीखना नम होना नहीं है, ये रियलिस्टिक होना है। लॉसेस अनअवॉइडेबल हैं, उनसे बचना नामुमकिन है। इमोशनल रिस्पॉन्स को मैनेज करना स्किल है। एल्डर ये भी बताते हैं कि जो ट्रेडर लॉसेस को शांति से स्वीकार कर लेता है वो जल्दी रिकवर करता है, फोकस वापस आता है, स्पाइरल से बचाव होता है। इमोशनल रिकवरी एक कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाती है। गोल ये नहीं है कि कुछ महसूस ही ना हो, गोल ये है कि महसूस किया जाए लेकिन डिस्ट्रक्टिव तरीके से रिएक्ट ना किया जाए। जो ट्रेडर ये सीख लेता है वो खुद से लड़ना बंद कर देता है। लॉसेस हमेशा दर्द देंगे, ये इंसान होने का हिस्सा है। लेकिन जब ट्रेडर लॉसेस को पर्सनल फेलियर मानना छोड़ देता है तो दर्द मैनेजेबल हो जाता है, फैसले साफ होने लगते हैं, कॉन्फिडेंस स्टेबल बन जाता है। मार्केट आइडेंटिटी की लगातार परीक्षा लेती है। जो ट्रेडर आइडेंटिटी को आउटकम से जोड़ देता है वो बार बार दुख झेलता है। जो आइडेंटिटी को डिसिप्लिन से जोड़ता है वो समय के साथ मजबूत होता जाता है। एक लॉस आपको डिफाइन नहीं करता, आप उस लॉस पर कैसे रिएक्ट करते हैं वही आपको डिफाइन करता है। जब ट्रेडर ये समझ लेता है तो कुछ बड़ा बदल जाता है। लॉसेस का बिहेवियर पर कंट्रोल खत्म हो जाता है, वे जर्नी का हिस्सा बन जाते हैं, एबिलिटी का वर्डिक्ट नहीं। ये बदलाव रिस्क को खत्म नहीं करता, ये बेवजह के सफरिंग को खत्म करता है। और ट्रेडिंग में इमोशनल पेन को कम करना फाइनेंशियल रिस्क मैनेज करने जितना ही जरूरी है। अध्याय 17, ईगो, सेल्फ डिसेप्शन और डिसिप्लिन। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीज न तो डर है न ही नॉलेज की कमी। सबसे खतरनाक चीज है ईगो। अलेक्जेंडर एल्डर बताते हैं कि सही साबित होने की जरूरत ट्रेडर को चुपचाप सैबोटाज कर देती है, उससे पहले कि उसे एहसास भी हो। ईगो कभी जोर से ऐलान नहीं करता, वो कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन और मजबूत ओपिनियंस के पीछे छुपा रहता है। ट्रेडिंग में ईगो ओपिनियंस को आइडेंटिटी बना देता है। मार्केट के बारे में एक सोच पर्सनल हो जाती है, एक ट्रेड बयान बन जाता है। जब प्राइस उस सोच के खिलाफ जाता है तो ट्रेडर सिर्फ लॉस का सामना नहीं करता, वो अपने सेल्फ इमेज पर खतरा महसूस करता है। यहीं से डिसिप्लिन टूटना शुरू होता है। ईगो कॉन्फर्मेशन चाहता है, वो चाहता है कि मार्केट उसकी बात माने। जब मार्केट असहमत होती है तो ईगो विरोध करता है। ट्रेडर लूजिंग पोजीशंस को प्लान से ज्यादा देर तक पकड़कर रखता है, स्टॉप्स हटा देता है, लॉस में और ऐड करता है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो सही है। ये एक्शन स्ट्रेटेजिक नहीं होते, ये डिफेंसिव होते हैं। एल्डर समझाते हैं कि मार्केट पर ओपिनियंस वैलिडेट करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो इंटेलिजेंस, कॉन्फिडेंस या जिद को रिवॉर्ड नहीं करती,
वो सप्लाई और डिमांड पर रिएक्ट करती है जो अनगिनत लोगों के बिहेवियर से बनती है। ईगो इस सच्चाई को अनदेखा करता है। उसे लगता है कि उसका जजमेंट मायने रखता है। यहीं से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ट्रेडर प्राइस के साथ काम करने की जगह उससे बहस करने लगता है। चार्ट्स को नए मतलब दिए जाते हैं, सिग्नल्स को नजरअंदाज किया जाता है, रिस्क लिमिट्स फ्लेक्सिबल बना दिए जाते हैं। हर जस्टिफिकेशन अकेले में सही लगती है, लेकिन मिलकर ये सब तबाही बन जाती है। ईगो लर्निंग में भी रुकावट डालता है। जो ट्रेडर सही साबित होना चाहता है उसे गलती मानना मुश्किल लगता है। वो लॉसेस को सिलेक्टिवली रिव्यू करता है, एग्जीक्यूशन, टाइमिंग या बाहरी कारणों को दोष देता है, डिसीजन पर सवाल कम ही करता है। ऑनेस्ट रिव्यू के बिना इंप्रूवमेंट रुक जाती है। एल्डर जोर देते हैं कि प्रोफेशनलिज्म का मतलब है जल्दी और सस्ते में गलत साबित होना। ईगो इसके उलट चाहता है। वो धीरे और महंगे तरीके से गलत होना पसंद करता है। लॉस में ट्रेड पकड़कर रखना उसे साहस लगता है, जबकि असल में वो अटैचमेंट होता है। ईगो एक और तरह से नुकसान करता है, कंपैरिजन के जरिए। ट्रेडर खुद की तुलना दूसरों से करने लगता है, परफॉर्मेंस चेस करता है, रिस्क बढ़ाता है ताकि पीछे न रह जाए। ये कंपेटिटिव माइंडसेट प्रेशर बढ़ाता है और पेशेंस कम करता है। ट्रेडिंग प्रोसेस की जगह स्टेटस का खेल बन जाती है। विन्स के बाद ईगो ओवर कॉन्फिडेंस भी पैदा करता है। कुछ अच्छे ट्रेड्स के बाद सेल्फ बिलीफ बढ़ जाता है। ट्रेडर प्रिपरेशन से ज्यादा इंट्यूशन पर भरोसा करने लगता है। स्टैंडर्ड्स ढीले पड़ जाते हैं, साइज बढ़ जाता है। उसे लगने लगता है कि अनसर्टेनिटी खत्म हो गई है। मार्केट देर सवेर इस गलतफहमी को ठीक कर देती है। एल्डर बताते हैं कि ईगो एक्सट्रीम्स पर फलता फूलता है। बड़े विन्स और बड़े लॉसेस दोनों इमोशनल अटैचमेंट बढ़ाते हैं। क्वाइट कंसिस्टेंसी ईगो को कमजोर करती है। इसी वजह से कई ट्रेडर अनजाने में एक्साइटमेंट ढूंढते हैं। बोरिंग डिसिप्लिन ईगो को संतुष्ट नहीं करता। ये लेसन कॉन्फिडेंस को खत्म करने के बारे में नहीं है। कॉन्फिडेंस जरूरी है, समस्या मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस की है। डिसिप्लिन पर टिका कॉन्फिडेंस स्टेबल होता है, ईगो पर टिका कॉन्फिडेंस फ्रैजिल होता है। उसे लगातार वैलिडेशन चाहिए होती है। प्रोफेशनल ट्रेडर अलग माइंडसेट बनाते हैं। वे सही साबित होने की कोशिश नहीं करते। वे अलाइनमेंट ढूंढते हैं, वे रूल्स फॉलो करते हैं, तब भी जब इमोशनली असहमत होते हैं। वे मानते हैं कि ओपिनियंस डिस्पोजेबल हैं, कैपिटल नहीं। एल्डर बताते हैं कि सबसे अच्छे ट्रेडर प्रोबेबिलिटीज में सोचते हैं, सर्टेनिटीज में नहीं। प्रोबेबिलिटीज गलती की गुंजाइश छोड़ती हैं। ईगो सर्टेनिटी चाहता है। जब सर्टेनिटी टूटती है, ईगो इमोशनली रिएक्ट करता है। ईगो को छोड़ना अनकंफर्टेबल लगता है, ये सरेंडर जैसा लगता है, लेकिन असल में ये लिबरेशन है। जो ट्रेडर सही साबित होने की जरूरत छोड़ देता है उसका स्ट्रेस कम हो जाता है, फैसले साफ हो जाते हैं, लॉसेस मैनेजेबल लगते हैं, विन्स शांत हो जाते हैं। ईगो पेशेंस को भी प्रभावित करता है। ईगो ड्रिवन ट्रेडर को एक्शन चाहिए होता है, वेटिंग उसे कमजोरी लगती है, दूर रहना मिस आउट जैसा लगता है। एल्डर समझाते हैं कि रिस्ट्रेंट ताकत है। ईगो रिस्ट्रेंट को डर समझ लेता है। ईगो का एक और सटल असर स्टोरी टेलिंग है। ट्रेडर ट्रेड्स को जस्टिफाई करने के लिए कहानियां बनाता है, एक्सप्लेनेशन से जुड़ जाता है। जब प्राइस कहानी के खिलाफ जाता है तो डिनायल आ जाती है। ईगो अकाउंट की जगह कहानी को बचाता है। इस पैटर्न को तोड़ने के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए। ह्यूमिलिटी सेल्फ डाउट नहीं है, ह्यूमिलिटी अनसर्टेनिटी का सम्मान है। ये मानना कि मार्केट कॉम्प्लेक्स है और आउटकम्स अनप्रिडिक्टेबल हैं। एल्डर साफ कहते हैं कि ट्रेडिंग ब्रिलियंस को नहीं, ह्यूमिलिटी को रिवॉर्ड करती है। जो ट्रेडर टिकते हैं वे गलत होने को प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं। वे जल्दी अडैप्ट करते हैं, कैपिटल बचाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ईगो ड्रिवन ट्रेडर उल्टा करते हैं। वे अटके रहते हैं, बहस करते हैं, उम्मीद करते हैं, बचाव करते हैं। समय के साथ मार्केट इस बिहेवियर की कीमत वसूल लेती है। ईगो को मैनेज करना एक बार की अचीवमेंट नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रैक्टिस है। ईगो जीत के बाद लौटता है, लॉस के बाद फुसफुसाता है। अवेयरनेस ही एकमात्र रक्षा है। जब ट्रेडर ईगो को फॉलो करने की जगह उसे ऑब्जर्व करना सीख लेता है तो डिसिप्लिन मजबूत होता है, ऑब्जेक्टिविटी लौटती है, ट्रेडिंग कम इमोशनल और ज्यादा प्रोफेशनल बन जाती है। मार्केट को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है, वो उन्हें रिवॉर्ड करती है जो खुद को अच्छे से मैनेज करते हैं। ईगो रिकॉग्निशन चाहता है, मार्केट डिसिप्लिन मांगती है। जो डिसिप्लिन चुनते हैं वे ज्यादा समय तक टिकते हैं। अध्याय 18, रिस्क कंट्रोल, मनी मैनेजमेंट। दोस्तों, जब ट्रेडर रिस्क की बात करते हैं तो ज्यादातर वे नंबर्स में सोचते हैं, परसेंटेज, स्टॉप, अकाउंट साइज। अलेक्जेंडर एल्डर समझाते हैं कि यही सोच असली मुद्दा चूक जाती है। रिस्क असल में कैलकुलेशन की तरह महसूस नहीं होता। रिस्क एक फीलिंग की तरह महसूस होता है और फीलिंग्स लॉजिक के दखल देने से पहले ही बिहेवियर को शेप कर देती हैं। कागज पर रिस्क बहुत साफ दिखता है, तय किया हुआ लॉस, कंट्रोल्ड एक्सपोजर, एक रैशनल फैसला। लेकिन असली ट्रेडिंग में रिस्क बिल्कुल अलग महसूस होता है। ये थ्रेटनिंग लगता है, टेंशन पैदा करता है, डर एक्टिवेट करता है। ये इमोशनल रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक होता है और पूरी तरह इंसानी।
एल्डर जोर देते हैं कि ज्यादातर ट्रेडर इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उन्हें रिस्क कैलकुलेट करना नहीं आता। वे इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे रिस्क के एहसास को सहन नहीं कर पाते। जो लॉस स्प्रेडशीट पर एक्सेप्टेबल लगता है वही उसी पल अनबेरेबल महसूस हो सकता है। जैसे ही इमोशंस ऊपर आते हैं, जो प्लान पहले सही लग रहा था वो टूटने लगता है। इसीलिए रिस्क को इमोशनली समझना मैथमेटिकली समझने से ज्यादा जरूरी है। जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाता है तो दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है, शरीर सख्त हो जाता है, ध्यान सिकुड़ जाता है, विचार तेज हो जाते हैं। इस पल ट्रेडर प्रोबेबिलिटी पर रिएक्ट नहीं कर रहा होता, वो डिस्कम्फर्ट पर रिएक्ट कर रहा होता है। ऐसे दबाव में लिए गए फैसले अक्सर पहले से बनाए गए प्लान के बिल्कुल उलट होते हैं। एल्डर समझाते हैं कि डर परसेप्शन को बिगाड़ देता है। छोटा लॉस बड़ा लगने लगता है, मैनेजेबल ड्रॉडाउन कैटास्ट्रोफी जैसा महसूस होने लगता है। ट्रेडर आने वाले दर्द की कल्पना करता है और उससे बचना चाहता है। यही बचाव अक्सर स्टॉप हिलाने, एग्जिट टालने या ये उम्मीद करने में बदल जाता है कि प्राइस पलट जाएगा। जब डर पीक पर होता है तब होप आती है। ट्रेडर खुद को समझाने लगता है कि मार्केट वापस आएगी। इंफॉर्मेशन को इस तरह इंटरप्रेट करता है कि इमोशनल दर्द कम हो जाए। रिस्क प्रोफेशनली मैनेज करने की चीज नहीं रह जाता, वो इमोशनली अवॉइड करने की चीज बन जाता है। दूसरी तरफ जब ट्रेड फेवर में चलता है तो रिस्क छोटा लगने लगता है जितना वो असल में होता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है, स्टैंडर्ड्स ढीले पड़ जाते हैं, एक्सपोजर बढ़ा दी जाती है क्योंकि इमोशनल सेंस ऑफ डेंजर कम हो जाता है। ये भी उतना ही खतरनाक है जितना डर। एल्डर बताते हैं कि इमोशनल रिस्क परसेप्शन एसिमेट्रिकल होती है। लॉसेस बराबर के गेन से ज्यादा तेज महसूस होते हैं। यही इम्बैलेंस कई डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स को जन्म देता है। विनर्स को जल्दी काट देना, लूजर्स को देर तक पकड़े रखना, लॉसेस के बाद अच्छे मौकों से डर जाना। जब ट्रेडर इस इमोशनल इम्बैलेंस को समझ लेता है तो उसका डिसीजन लेने का तरीका बदल जाता है। वो फीलिंग्स पर भरोसा करने की जगह उन्हें एंटिसिपेट करना सीखता है। इमोशन आने से पहले रिस्पॉन्स प्लान कर लेता है। एल्डर एक और अहम इंसाइट देते हैं। अनफेमिलियर रिस्क फेमिलियर रिस्क से बड़ा लगता है। जिन पैटर्न्स को ट्रेडर पहचानता है उनमें वो ज्यादा आराम से पैसा रिस्क करता है, भले ही एक्चुअल रिस्क वही हो। फेमिलियरिटी इमोशनल कंफर्ट देती है, सेफ्टी नहीं। इसी वजह से ट्रेडर कुछ खास मार्केट्स या स्ट्रैटेजीज में ज्यादा एक्सपोजर ले लेते हैं। असेसमेंट की जगह कंफर्ट आ जाता है। इमोशनल ईज को लो रिस्क समझ लिया जाता है। एल्डर ये भी बताते हैं कि रिस्क टॉलरेंस फिक्स नहीं होती। ये मूड, रीसेंट रिजल्ट्स और स्ट्रेस के साथ बदलती रहती है। लॉसेस के बाद टॉलरेंस सिकुड़ जाती है, विन्स के बाद फैल जाती है। जो ट्रेडर इस फ्लक्चुएशन को नहीं समझते वे इनकंसिस्टेंट फैसले लेते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर इस इमोशनल फ्लक्चुएशन को ध्यान में रखते हैं। वे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो इमोशंस बदलने पर भी नुकसान को सीमित रखें। वे विल पावर पर भरोसा नहीं करते, वे प्रिपरेशन पर भरोसा करते हैं। इमोशनल रिस्क का एक सटल पहलू टाइम भी है। स्क्रीन पर लगातार टिके रहने से लॉसेस ज्यादा दर्दनाक लगते हैं। हर टिक टेंशन बढ़ाता है, इमोशनल प्रेशर जमा होता जाता है। एल्डर बताते हैं कि ज्यादा मॉनिटरिंग डर को मैग्नीफाई कर देती है। थोड़ा पीछे हटना इमोशनल इंटेंसिटी कम करता है, डिस्टेंस पर्सपेक्टिव लौट आता है। ये अवॉइडेंस नहीं है, ये रेगुलेशन है। एल्डर कॉन्फिडेंस और कंफर्ट के फर्क पर भी चेतावनी देते हैं। कंफर्ट अक्सर तब आता है जब रिस्क को कम आंका जा रहा होता है। रियल कॉन्फिडेंस अनसर्टेनिटी के सम्मान के साथ आता है। ये डर को खत्म नहीं करता, ये डर को बिहेवियर चलाने नहीं देता। गोल फियरलेस बनना नहीं है, गोल है डर के बावजूद एक्ट करना बिना खुद को सैबोटाज किए। जो ट्रेडर इमोशनल रिस्क को समझते हैं वे अलग तरह से बिहेव करते हैं। वे ट्रेड साइज ऐसे रखते हैं कि लॉस इमोशनली भी सहने लायक रहे, सिर्फ मैथमेटिकली नहीं। वे मान लेते हैं कि अगर कोई लॉस इमोशनली ओवरवेलमिंग लग रहा है तो वो नंबर्स चाहे कुछ भी कहें बहुत बड़ा था। ये समझ बहुत क्रिटिकल है। जो रिस्क इमोशनली टॉलरेट नहीं किया जा सकता वो सही तरह मैनेज नहीं होगा। इमोशनल पेन टॉलरेंस से ऊपर जाते ही डिसिप्लिन टूट जाता है। एल्डर रिस्क मैनेजमेंट को इमोशनल मैनेजमेंट की तरह रिफ्रेम करते हैं। नंबर्स टूल्स हैं, फीलिंग्स फोर्सेस हैं। फीलिंग्स को इग्नोर करने से वे गायब नहीं होती, उन्हें समझने से उनकी ताकत कम हो जाती है। एल्डर एक और अहम बात बताते हैं। इमोशनल रिस्क जमा होता है। छोटे छोटे लॉसेस की एक सीरीज एक बड़े लॉस से ज्यादा स्ट्रेस पैदा कर सकती है। इमोशनल फटीग चुपचाप बढ़ती है। ट्रेडर चिड़चिड़ा, इम्पेशेंट और इम्पल्सिव हो जाता है। इमोशनल फटीग को पहचान लेना एस्केलेशन से पहले रुकने का मौका देता है। रिकवरी अवेयरनेस से शुरू होती है। रिस्क कभी न्यूट्रल महसूस नहीं होगा। गोल ये नहीं है, गोल है इमोशनल रिस्पॉन्स को मैनेजेबल लिमिट्स में रखना ताकि फैसले प्लान के साथ अलाइन रहें। जो ट्रेडर इमोशनल रिस्क का सम्मान करते हैं वे डर महसूस करने के लिए खुद को दोष नहीं देते। फियर इन्फॉर्मेशन है, ये एक्सपोजर का संकेत देता है। इसे फॉलो करना जरूरी नहीं है लेकिन एक्नॉलेज करना जरूरी है। मार्केट डर को पनिश नहीं करती, वो अनमैनेज्ड डर को पनिश करती है। रिस्क एक नंबर से शुरू होता है, फिर वो फीलिंग बनता है,
जो ट्रेडर फीलिंग को बिहेवियर कंट्रोल करने से पहले मैनेज करना सीख लेते हैं, वे स्टेबिलिटी हासिल करते हैं। वे खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। वे मार्केट से इमोशनल बार्गेन्स करना छोड़ देते हैं। इमोशनली समझा गया रिस्क ऐसा बोझ बन जाता है जिसे उठाया जा सकता है। इमोशनली इग्नोर किया गया रिस्क ऐसा धमाका बन जाता है जो सब उड़ा देता है। यही समझ उन ट्रेडर्स को अलग करती है जो टिके रहते हैं और उन लोगों से जो धीरे धीरे खुद को ही खत्म कर लेते हैं। अध्याय 19, ट्रेडिंग अलोन, सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों, ट्रेडिंग एक अकेला पेशा है। ना कोई ऑफिस होता है, ना टीम, ना कोई सुपरवाइजर जो फैसलों पर नजर रखे। अलेक्जेंडर एल्डर बताते हैं कि ये अकेलापन सिर्फ लाइफस्टाइल की बात नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल चैलेंज है जो चुपचाप ट्रेडर के बिहेवियर को शेप करता है। ज्यादातर करियर्स में स्ट्रक्चर बाहर से मिलता है। डेडलाइंस होती हैं, मैनेजर्स परफॉर्मेंस देखते हैं, मिस्टेक्स पर बात होती है। ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता जब तक ट्रेडर खुद ये सब न बनाए। शुरू में ये आज़ादी अच्छी लगती है, लेकिन समय के साथ यही आज़ादी खतरनाक बन जाती है। अकेलापन इमीडिएट फीडबैक हटा देता है। ट्रेडर रूल तोड़ता है तो कोई रोकने वाला नहीं होता। डिसिप्लिन ढीला पड़ता है तो कोई वार्निंग नहीं मिलती। मार्केट आखिरकार सजा देती है, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका होता है। एल्डर समझाते हैं कि बहुत से ट्रेडर्स इसलिए भटकते नहीं हैं कि उन्हें नॉलेज नहीं है, बल्कि इसलिए कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। स्ट्रक्चर न होने पर स्टैंडर्ड्स धीरे धीरे गिरते हैं। छोटी रूल वायलेशंस हार्मलेस लगती हैं, एक्सेप्शंस आदत बन जाती हैं और डिसिप्लिन चुपचाप खत्म हो जाती है। अकेलापन इमोशंस को भी एम्पलीफाई करता है। लॉसेस को नॉर्मल करने वाला कोई कॉलीग नहीं होता। इमोशनल थिंकिंग को चैलेंज करने वाला कोई नहीं होता। डर, डाउट और फ्रस्ट्रेशन अंदर ही गूंजते रहते हैं। ट्रेडर बार बार फैसलों को दिमाग में दोहराता है। सेल्फ क्रिटिसिज्म बढ़ता है। कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे होता रहता है। ये इमोशनल आइसोलेशन सेल्फ ट्रस्ट को मुश्किल बना देता है। लॉसेस के बाद ट्रेडर अपने जजमेंट पर शक करने लगता है। विंस के बाद इंट्यूशन पर ज्यादा भरोसा करने लगता है। एक्सटर्नल रेफरेंस न होने से कॉन्फिडेंस को सही तरह कैलिब्रेट करना मुश्किल हो जाता है। एल्डर जोर देते हैं कि सेल्फ ट्रस्ट ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, ये कंसिस्टेंसी से कमाया जाता है। जो ट्रेडर अपने रूल्स बार बार फॉलो करता है वो खुद पर भरोसा करना सीखता है। जो ट्रेडर बार बार रूल्स तोड़ता है वो ये भरोसा खो देता है, भले ही कभी कभी पैसा कमा ले। अकाउंटेबिलिटी, सॉलिट्यूड और सेल्फ ट्रस्ट के बीच पुल है। अकाउंटेबिलिटी ना हो तो सॉलिट्यूड ड्रिफ्ट बन जाती है। अकाउंटेबिलिटी हो तो सॉलिट्यूड फोकस बन जाती है। एल्डर बताते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स खुद को सुपरवाइज करना सीखते हैं। वे रूल्स, रूटीन्स और रिव्यू प्रोसेसेस बनाते हैं जो एक्सटर्नल कंट्रोल की जगह लेते हैं। ये सेल्फ सुपरविजन ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है। आइसोलेशन का एक और खतरा है सीक्रेसी। ट्रेडर्स अक्सर लॉसेस दूसरों से छुपाते हैं, मिस्टेक्स पर बात करने से बचते हैं। ये सीक्रेसी डिनायल को मजबूत करती है। प्रॉब्लम्स दिखे बिना बढ़ती रहती हैं। अकाउंटेबिलिटी विजिबिलिटी मांगती है, भले ही सिर्फ खुद के सामने। एल्डर ये भी बताते हैं कि ट्रेडिंग इंडिपेंडेंट पर्सनालिटीज को अट्रैक्ट करती है। इंडिपेंडेंस एक ताकत है, लेकिन जब वो स्ट्रक्चर के खिलाफ रेजिस्टेंस बन जाए तो कमजोरी बन जाती है। जो ट्रेडर्स अकाउंटेबिलिटी से बचते हैं वे इसे फ्रीडम कहकर जस्टिफाई करते हैं। असल में ये अवॉइडेंस होता है। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी ऑनेस्टी मांगती है। ट्रेडर को बिना खुद को बचाए फैसलों का मूल्यांकन करना होता है। आइसोलेशन में ये और मुश्किल होता है क्योंकि दिमाग खुद को बचाने की कोशिश करता है। चेक्स न हो तो सेल्फ डिसेप्शन आसान हो जाती है। सॉलिट्यूड का एक और पहलू है डिसीजन फटीग। सारे फैसले ट्रेडर अकेले लेता है। समय के साथ ये जिम्मेदारी भारी लगने लगती है। इमोशनल रेजिलियंस की परीक्षा होती है। रूटीन्स न हो तो थकान इंपल्सिव चॉइसेस की तरफ ले जाती है। एल्डर समझाते हैं कि रूटीन्स साइकोलॉजिकल स्टेबिलिटी देती हैं। रेगुलर प्रिपरेशन, रिव्यू और डाउन टाइम रिदम बनाते हैं। यही रिदम मोटिवेशन कम होने पर भी डिसिप्लिन को सहारा देता है। सेल्फ ट्रस्ट बाउंड्रीज से भी जुड़ा है। ट्रेडर को पता होना चाहिए कि कब ट्रेड नहीं करना है। आइसोलेशन में ये टेम्पटेशन बढ़ जाता है कि इमोशनल हालत खराब होने पर भी ट्रेड जारी रखा जाए। रोकने वाला कोई नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स खुद ही पीछे हटना सीखते हैं। वे इमोशनल इम्बैलेंस के संकेत पहचानते हैं, अपनी लिमिट्स का सम्मान करते हैं। ये रिस्ट्रेंट कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों की रक्षा करता है। एल्डर ये भी बताते हैं कि सॉलिट्यूड सक्सेस और फेलियर दोनों को इमोशनली बड़ा बना देती है। विन्स बहुत ऊंचे लगते हैं, लॉसेस बहुत भारी। पर्सपेक्टिव न हो तो इमोशनल स्विंग्स एक्सट्रीम हो जाते हैं। अकाउंटेबिलिटी इमोशंस को एंकर देती है। एल्डर एक और अहम बात बताते हैं, इंटरनल डायलॉग। ट्रेडर लगातार खुद से बात करता रहता है। आइसोलेशन में यही बातचीत बिहेवियर तय करती है। बहुत सख्त सेल्फ क्रिटिसिज्म कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। बहुत ज्यादा तारीफ ईगो बढ़ा देती है। बैलेंस्ड सेल्फ टॉक डिसिप्लिन को सहारा देता है। सेल्फ सुपरविजन का मतलब है इस डायलॉग को ऑब्जर्व करना, ये देखना कि कब इमोशन फैसले चलाने लगती है। अवेयरनेस ऑटोमेटिक बिहेवियर को तोड़ देती है। आइसोलेशन कंपैरिजन को भी बढ़ावा देती है। ट्रेडर दूसरों की सक्सेस देखता है और अपनी प्रोग्रेस पर शक करने लगता है। ये कंपैरिजन प्रेशर और इम्पेशंस बढ़ाता है। एल्डर बताते हैं कि हर ट्रेडर का रास्ता अलग होता है।
कॉन्टेक्स्ट के बिना तुलना जजमेंट को बिगाड़ देती है। अकाउंटेबिलिटी ध्यान वापस अंदर लाती है। प्रोग्रेस पर्सनल स्टैंडर्ड से मापी जाती है, दूसरों के रिजल्ट से नहीं। इससे इमोशनल नॉइज कम होता है। एल्डर का गहरा संदेश ये है कि सॉलिट्यूड ट्रेडिंग में अनअवॉइडेबल है, लेकिन ड्रिफ्ट नहीं। आइसोलेशन कमजोरी भी बन सकती है और ताकत भी। फर्क स्ट्रक्चर से पड़ता है। जो ट्रेडर्स सॉलिट्यूड को स्वीकार करके अकाउंटेबिलिटी बनाते हैं, वे उसी में थ्राइव करते हैं। वे सेल्फ डायरेक्टेड बनते हैं, रेजिलियंस विकसित करते हैं। वे खुद पर भरोसा करते हैं क्योंकि उनका बिहेवियर कंसिस्टेंट होता है। जो ट्रेडर्स अकाउंटेबिलिटी से बचते हैं, वे धीरे धीरे कंट्रोल खो देते हैं। वे रैशनलाइज करते हैं, ड्रिफ्ट करते हैं, प्लान की जगह रिएक्ट करते हैं। सॉलिट्यूड कैरेक्टर दिखा देती है, हैबिट्स सामने आ जाते हैं, एक्सक्यूजेस हट जाते हैं। आखिर में ट्रेडिंग एक दुर्लभ स्किल मांगती है, बिना किसी बाहरी दबाव के खुद को ईमानदारी से सुपरवाइज करना। जो ये स्किल बना लेते हैं, उन्हें स्टेबिलिटी मिलती है। जो इससे बचते हैं, वे दिशा खो देते हैं। ट्रेडिंग अकेली हो सकती है, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड होना जरूरी नहीं है। जहां अकाउंटेबिलिटी होती है, वहीं सेल्फ ट्रस्ट बढ़ता है। और जब ट्रेडर डिसिप्लिन और ऑनेस्टी से खुद को गाइड करना सीख लेता है, तो सॉलिट्यूड बोझ नहीं रहती, वो एडवांटेज बन जाती है। अक्सर यही फर्क तय करता है कि कौन टिकेगा और कौन धीरे धीरे गायब हो जाएगा। अध्याय 20, बिकमिंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर। दोस्तों, बहुत से ट्रेडर मानते हैं कि प्रोफेशनलिज्म का मतलब ज्यादा मुनाफा कमाना होता है। अलेक्जेंडर एल्डर बताते हैं कि ये सोच उल्टी है। प्रॉफिट्स बदलते रहते हैं, बिहेवियर टिकता है। ट्रेडिंग में प्रोफेशनलिज्म इस बात से तय नहीं होता कि आपने किसी समय कितना पैसा कमाया। ये इस बात से तय होता है कि आप अनसर्टेनिटी में कैसे सोचते हैं, कैसे एक्ट करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का बिहेवियर कंसिस्टेंट होता है, नतीजों से अलग। विन्स ईगो को इन्फ्लेट नहीं करते, लॉसेस कॉन्फिडेंस को तोड़ते नहीं है। फैसले प्लान के अनुसार लिए जाते हैं, इमोशन के अनुसार नहीं। ये स्टेबिलिटी नेचुरल नहीं होती, ये समय के साथ सेल्फ कंट्रोल और रियलिज्म से बनती है। एल्डर्स जोर देते हैं कि प्रोफेशनलिज्म आइडेंटिटी से शुरू होता है। जो ट्रेडर खुद को गैम्बलर समझता है, वो गैम्बलर की तरह बिहेव करता है। जो खुद को प्रोफेशनल मानता है, वो अलग तरह से एक्ट करता है। आइडेंटिटी किसी भी रूल से पहले बिहेवियर को शेप कर देती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करता है। मार्केट न्यूज या दूसरे ट्रेडर्स को ब्लेम नहीं करता, हर रिजल्ट को किसी डिसीजन से जोड़कर देखता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर लॉस गलती है, इसका मतलब ये है कि हर आउटकम बिना एक्सक्यूज के एक्सेप्ट किया जाता है। ये ओनरशिप मुश्किल समय में रिस्पॉन्स बदल देती है। इमोशनली रिएक्ट करने की जगह प्रोफेशनल ट्रेडर शांति से इवैल्यूएट करता है। जल्दी रिकवरी फोर्स करने की जगह स्टेबिलिटी प्रोटेक्ट करता है। यही फर्क प्रोफेशनल्स और एमेचर्स के बीच की लाइन बनाता है। प्रोफेशनल रिस्क का सम्मान करते हैं, इमोशनली नहीं, बिहेवियरली। वे ऐसे ट्रेड्स नहीं लेते जो उनकी टॉलरेंस से बाहर हों। वे इमोशनली कॉम्प्रोमाइज्ड हालत में ट्रेड नहीं करते। वे समझते हैं कि किसी भी लॉन्ग टर्म करियर का पहला ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल होता है। प्रोफेशनलिज्म की एक और पहचान है पेशेंस। प्रोफेशनल्स इंतजार करने में कंफर्टेबल होते हैं। वे इनएक्टिविटी को फेलियर नहीं मानते। वे जानते हैं कि मार्केट की ज्यादातर मूवमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होती। वे उन्हीं कंडीशंस का इंतजार करते हैं जो उनके स्टैंडर्ड से मैच करती हों। एल्डर इमोशनल मैच्योरिटी की भी बात करते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ट्रेडिंग से एक्साइटमेंट नहीं ढूंढते। उन्हें कांस्टेंट स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं होती। बोर्डम उन्हें एक्शन की तरफ नहीं धकेलता। इमोशनल अर्जेंसी की जगह काम एग्जीक्यूशन आ जाती है। ये मैच्योरिटी सक्सेस को हैंडल करने के तरीके में भी दिखती है। प्रॉफिट सुपीरियरिटी का सबूत नहीं बनते। वे डिसिप्लिन और फेवरेबल कंडीशंस का आउटकम माने जाते हैं। विनिंग पीरियड्स के बाद भी प्रोफेशनल्स कॉशियस रहते हैं। प्रोफेशनलिज्म की सबसे साफ पहचान प्रोसेस का सम्मान है। प्रोफेशनल्स शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर नहीं, एग्जीक्यूशन क्वालिटी पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि कंसिस्टेंसी ओकेजनल ब्रिलियंस से नहीं, बल्कि बार बार सही बिहेवियर से बनती है। एल्डर बताते हैं कि प्रोफेशनल्स अनसर्टेनिटी को रियलिस्टिकली एक्सेप्ट करते हैं। वे सर्टेनिटी की उम्मीद नहीं करते, मार्केट से क्लैरिटी की मांग नहीं करते। वे अधूरी जानकारी के साथ काम करते हैं और एम्बिग्यूटी को फ्रस्ट्रेशन के बिना स्वीकार करते हैं। ये एक्सेप्टेंस इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को कम कर देती है। ट्रेड्स लड़ाई नहीं रह जाते, वे प्रोबेबिलिटी के तहत लिए गए फैसले बन जाते हैं। जब प्रोबेबिलिटी काम नहीं करती, तो प्रोफेशनल बिना ड्रामा के आगे बढ़ जाता है। प्रोफेशनलिज्म का एक और अहम पहलू है सेल्फ डिसिप्लिन। बिना सुपरविजन के कोई बाहर से रूल्स इन्फोर्स करने वाला नहीं होता। प्रोफेशनल्स अंदर से स्टैंडर्ड्स इन्फोर्स करते हैं। कंडीशंस खराब हों तो ट्रेड रोक देते हैं, इमोशंस बढ़ें तो पीछे हट जाते हैं। शुरुआत में ये इंटरनल डिसिप्लिन फ्रैजाइल होती है, प्रैक्टिस से ही मजबूत होती है। हर बार जब ट्रेडर इमोशन के बावजूद रूल फॉलो करता है, प्रोफेशनलिज्म गहरी होती जाती है। एल्डर ये भी कहते हैं कि प्रोफेशनल्स अपनी लिमिटेशंस का सम्मान करते हैं। वे हर मार्केट, हर टाइम फ्रेम, हर कंडीशन ट्रेड करने की कोशिश नहीं करते। वे अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस जानते हैं और उन्हीं के अंदर ऑपरेट करते हैं। प्रोफेशनल्स पर्सपेक्टिव बनाए रखते हैं। एक ट्रेड उन्हें डिफाइन नहीं करता, एक दिन मायने नहीं रखता। परफॉर्मेंस को समय के साथ इवैल्यूएट किया जाता है। ये लॉन्ग टर्म व्यू इमोशंस को स्टेबल रखता है और इंपल्सिव बिहेवियर को कम करता है।
प्रोफेशनलिज्म की एक और पहचान है कंटिन्यूअस सेल्फ इवैल्यूएशन। प्रोफेशनल्स खुद को सजा दिए बिना रिफ्लेक्ट करते हैं, डिनाइल के बिना मिस्टेक्स देखते हैं, लर्निंग रिएक्टिव नहीं रहती, रूटीन बन जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर की आइडेंटिटी मोटिवेशन भी बदल देती है। ट्रेडिंग इंटेलिजेंस साबित करने या स्टेटस पाने का जरिया नहीं रहती, ये एक क्राफ्ट बन जाती है। इंप्रूवमेंट गोल बन जाता है, पैसा बाय प्रोडक्ट बन जाता है। एल्डर साफ कहते हैं कि प्रोफेशनलिज्म कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये ऑपरेटिंग करने का तरीका है। कोई ट्रेडर एक बार प्रोफेशनल बनके हमेशा प्रोफेशनल नहीं रहता। मार्केट प्रोफेशनलिज्म को बार बार टेस्ट करती है। ईगो, फियर और इंपेशेंस लौटते रहते हैं। प्रोफेशनल बने रहना विजिलेंस मांगता है, ह्यूमिलिटी मांगता है, रिस्क और अनसर्टेनिटी का सम्मान मांगता है। जो ट्रेडर इस आइडेंटिटी को अपनाता है वो प्रेशर में अलग तरह से बिहेव करता है। स्पीड बढ़ाने की जगह स्लो करता है, एक्सपोजर बढ़ाने की जगह घटाता है, एक्साइटमेंट की जगह स्टेबिलिटी को चुनता है। आखिर में ट्रेडिंग में प्रोफेशनलिज्म शांत होता है। ये अटेंशन नहीं खींचता, ड्रामेटिक स्टोरीज नहीं बनाता, ये स्टेडी बिहेवियर और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल देता है। प्रॉफिट्स आते जाते रहते हैं, मार्केट्स बदलती रहती हैं, कंडीशंस शिफ्ट होती रहती हैं, बिहेवियर ही बचता है। प्रोफेशनल ट्रेडर बनना ज्यादा सीखने का नाम नहीं है, ये अलग तरह से बिहेव करने का नाम है। जब आइडेंटिटी गैम्बलर से प्रोफेशनल में बदलती है तो ट्रेडिंग पूरी तरह बदल जाती है। फेले शांत हो जाते हैं, लॉसेस मैनेजेबल लगते हैं, कॉन्फिडेंस स्टेबल बन जाता है। ये बदलाव चार्ट पर नहीं दिखता, लेकिन इसके बाद जो भी होता है सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। इसीलिए प्रोफेशनलिज्म प्रॉफिट से नहीं, बिहेवियर से डिफाइन होती है। तो दोस्तों, अगर आपने ये सभी 20 लेसन सुनी है तो आपने वो किया है जो ज्यादातर ट्रेडर कभी नहीं करते। इन सभी लेसन में एक बात बार बार सामने आती है, ट्रेडिंग सही साबित होने का खेल नहीं है, ये अनसर्टेनिटी में खुद को मैनेज करने का खेल है। याद रखिए, ट्रेडिंग में मास्टरी अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे बनती है, डिसिप्लिन से, पेशेंस से और खुद के साथ ऑनेस्टी से। मैं आपको इनकरेज करता हूं, जब भी इमोशंस ऊपर आए या कॉन्फिडेंस डगमगाए, इन लेसन्स को दोबारा सुनिए। यही वो पल होते हैं जब ये आइडिया सबसे ज्यादा काम आती हैं। और दोस्तों, अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी जर्नी में वैल्यू ऐड की है तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और सीरियस ट्रेडर्स तक ये कंटेंट पहुंच सके। इसे किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कीजिए जो स्ट्रगल कर रहा है या सीख रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये अंत नहीं है। अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।